नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारा दीप एक्सप्रेस चैनल, जो आपका अपना चैनल है दीप एक्सप्रेस चैनल पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि अब बैठते ही मैं आपको एक बात बताऊं, आपको राम राम करें, सत श्री अकाल करें, आदाब करें, उससे पहले ही हरियाणा सरकार की बिजली ने एक झटका दे दिया है, जो भी आपने महसूस किया होगा हमारी बातों से। जी हाँ, चलो ये तो चलता है बिजली बोर्ड, हरियाणा का बिजली निगम। अगर हम बात करें, वैसे तो लाइट रहती है, लुकन छिपी चलती है बिजली की भी। अगर बिजली विभाग में लाइट नहीं होती कई बार, जैसे अभी एक झटका सा दिया, शायद आने वाले टाइम में और झटका भी लग सकता है, कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन हम आप लोगों के सहयोग से मजबूत हैं, जनरेटर है, सब कुछ है, चलेगा। दोस्तों, कई बार बिजली विभाग से जब हम पूछते हैं लाइट चली जाती है, हम फ़ोन करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, तो उनके जेई का या जो वहाँ पे अटेंडेंट है उनका यही कहना होता है कि सर बिजली पीछे से बंद है। उसके बाद कहो भाई अपने ऑफिसर का नंबर दे दो, तो वो एसडीओ का दे देते हैं। एसडीओ साहब से पूछो कि लाइट कहाँ है, लाइट आई नहीं, तो वो कह देते हैं जी पीछे से ही बंद है। अगर किसी भी ऑफिसर से पूछो कि लाइट बंद है, तो कहते हैं पीछे से ही बंद है। अभी तक हमें इतने साल हो गए, बिजली विभाग का पीछा कहाँ है, यही लोगों को, आप लोगों को और हमें समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ आ गया हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही प्रोग्राम शुरू करते ही लाइट का जाना आना, चलो ये तो दीपावली की तरह है, हम तो इसको दीपावली मानेंगे। और हम बात करें अगर हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। जी हाँ, लोकतंत्र में 4 पावे मेन होते हैं। लोकतंत्र तभी बनता है जुडिशरी, यानी कि हम कहें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक पालिका, और चौथा स्तंभ है प्रेस। अगर हम हिंदुस्तान की प्रेस की बात करें, अखबारों की बात करें, हिंदुस्तान के आजकल मीडिया की बात करें, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों की बात करें, आप समझ जाएंगे न्यूज़ चैनल या अखबार चौथा स्तंभ अपना क्या रोल अदा कर रहा है, ये आप बाखूबी जानते हो। अगर हम हरियाणा की बात करें, अपने हरियाणा की, मेरा माटी मेरा देश, जहाँ दूध दही का खाना है, वारे मेरा हरियाणा है। हरियाणा में प्रेस का क्या हाल है, ये लोग आप भली भांति जानते हैं। हरियाणा के कई न्यूज़ चैनल भी चल पड़े हैं, हरियाणा में सोशल मीडिया भी एक्टिव है। आप देख रहे हैं हरियाणा में भी कैसे चलते हैं। हरियाणा में अब तो ये हो गया है सोशल मीडिया में, या हम बात करें न्यूज़ चैनलों की या बात करें अखबारों की, यहाँ तक हो गया है कि अगर मेरी थोड़ी सी भी कहीं चलती है, समाज में मेरा कोई रुतबा है, तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया में 3-4 अपने साथी छोड़ रखे हैं। अगर कोई मिनिस्टर हैं तो भाई मिनिस्टरों का तो कहना ही क्या, मिनिस्टरों के तो घर शायद हमारे जैसे लोग सुबह नाश्ता करने भी पहुंच जाते हैं, रात को उनको सुआ के कि क्या हो गया, कहाँ तक हम पहुँचे। ऐसी रिपोर्टें हो रही हैं, आती हैं, करते हैं सभी चैनल वाले भी, अखबारों वाले भी, सोशल मीडिया भी, लेकिन पांचों के लिए फिर भी बराबर नहीं होती। अगर हम अंबाला की बात करें, जी हाँ, हम अपना शहर अंबाला की बात करें, अंबाला में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर पत्रकारों की जंग चल रही है। डेमोक्रेसी का चौथा पावा हिला हुआ है अंबाला में। कुछ दिन पहले अंबाला के सीएमओ ऑफिस, जी हाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कोरोना के रिपोर्ट देते हैं शाम को थाली में परोस के, कईयों को पहले दे देते हैं, कईयों को बाद में भी देते हैं, कईयों को अपडेट अपने हिसाब से देते हैं। ये सरकार है, सब कुछ चलता है, लेकिन खानापूर्ति के लिए 4:30 और 5 के बीच में रोजाना कोरोना महामारी के ऊपर बताया जाता है कि ये महामारी में अंबाला डिस्ट्रिक्ट में कितने बीमार हुए, कितने ठीक हुए। वहाँ पर पत्रकार साथी भी पहुँचते हैं, कई बार तो वहाँ चाय भी पीने को मिल जाती है, कई बार वहाँ साथ समोसा भी आ जाता है खाने के लिए, कई बार वहाँ कोई पानी भी नहीं पूछता। चलिए ये तो है एक छोटी सी बात। वहाँ पर हमारे 2 पत्रकार दिग्गज साथी सोशल मीडिया की जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो और न्यूज़ चैनल भी करते हैं या करते होंगे, उनकी आपस में तू मैं हुई बात इतनी बढ़ गई कि थाने चौकियों तक चली गई, केस रजिस्टर्ड हो गया। जी हाँ, पत्रकार ने पत्रकार के खिलाफ ही केस रजिस्टर्ड करा दिया। सरकार और क्या चाहती है? सरकार मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि ये जो किया है बहुत बढ़िया किया है पत्रकारों ने। और राजनीतिक
गलियारे में भी इसकी चर्चा है। राजनीति के कई नेता तो, दिग्गज नेता तो बहुत खुश हैं कि देखिए हमें कहते हैं राजनीतिक नेता आपस में लड़ते हैं, ये पत्रकारों में क्या हो रहा है, ये दाल कहाँ बांटी जा रही है पत्रकारों में आपस में। कोई कहता है उसने वहाँ ये कर दिया, दूसरा कहता है इसने वहाँ ये कर दिया। ये ऐसा माहौल पत्रकारों में बन गया कि भाई तूने वहाँ 4 समोसे ज़्यादा खा लिए, वो कहता है तूने तो समोसों के साथ चटनी भी खाई थी। मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की हरकतें हमारे पत्रकार कुछ बंधुओं में आपस में चल पड़ी हैं। पता लगा है कि आज ही मुझे कोई पत्रकार साथी ने बताया कि वालिया जी आज एक केस और दर्ज हो गया है किसी पत्रकार साथी पर। ठीक है, अगर घर में आग लगी हो तो धुएं तो बाहर दूर दूर तक जाते हैं। अभी तो 2 पत्रकार साथी लड़े हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होगा। मेरी तो यही राय है कि कई अंबाला में दिग्गज पत्रकार हुए हैं, बहुत नाम रहा है अंबाला की पत्रकारिता का। अगर हम बात करें 1885 में, जी हाँ मैं 1885 की बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। A.U. ह्यूम ने जब कांग्रेस पार्टी बनाई तो अंबाला में उस वक्त भी पत्रकारिता होती थी, और अंबाला के लाला मुरलीधर और सरदार झंडा सिंह एडवोकेट जो 2 लोग अंबाला के थे, वो कांग्रेस पार्टी की जो 11 मेंबरी कमेटी बनी थी उसके सदस्य थे। वहाँ से पत्रकारिता की जो मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि बहुत अच्छी अच्छी खबरें लगती थी। उसके बाद और अखबार आने लगे, लाहौर से अखबार छपते थे, रावलपिंडी से अखबार छपते थे और दिल्ली से अखबार छपते थे। उस वक्त अंबाला तो खैर अखबार नहीं छपते थे, जो भी रिपोर्टिंग होती थी वहाँ से शुरू हुई रिपोर्टिंग अंबाला में। और अंबाला का पत्रकारों में एक से एक कोहली नाम हुआ है अंबाला में, प्रेम भाटिया जी नाम हुआ है अंबाला में, ट्रिब्यून के थे। योगिंदर गुप्ता जी का नाम हुआ है अंबाला में, ट्रिब्यून से थे। हमारे DN दिवाकर जी हैं, हमारे सुमन भटनागर जी हैं, हमारे कई अच्छे पत्रकार साथी अब भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों हैं हमारे। अगर हम छोटे अखबारों की बात करें, दिन प्रतिदिन के हमारे अंबाला कैंट से अखबार निकलता है, बहुत बढ़िया निकलता है। अंबाला शहर से भी कई अखबार हैं जो संध्या अखबार है, अच्छे निकलते हैं। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये मेरी बात याद रखना। हमें पत्रकारों को ये पहचानना होगा कौन ठीक है कौन गलत है। और पॉलिटिकल पार्टियां तो आपको यूज़ कर रही हैं, आप उनके हाथों के खिलौने बने हुए हैं। जी हाँ, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं पत्रकार हूँ, मैं घूमने चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरा सारा खर्चा मेरा आका कर रहा है। अगर मेरा आका मुझे चंडीगढ़ घूमने के लिए या पंजोर घूमने के लिए भेजेगा, ये अगर किसी भारत दर्शन पे मुझे कोई भेजेगा, तो भाई साहब मेरे पेन की जो स्याही होगी, स्याही भी मेरे आका की होगी। ठीक है, कलम तो मेरे हाथ में होगी लेकिन स्याही उसकी होगी। आप पब्लिक हो, सब कुछ जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अच्छी तरह मेरी बात को समझोगे। चलो, ये तो दिल के कुछ अरमान थे, क्योंकि पत्रकारिता से पिछले 30-35 साल से मैं भी जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहे हैं उतार चढ़ाव। लेकिन जो हमारे नई जनरेशन आई है, इसे भी चाहिए कि पत्रकारिता को पत्रकारिता के रूप में ले, इसे हंसी मजाक में ना ले। अब हम देखते हैं गली मोहल्लों में हर एक फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम एक्सीडेंट जिसका हुआ है, जिसको चोट लगी है, उसको नहीं उठाएंगे, हम फटाफट मोबाइल भाई ऐसे कर लेंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे। और उसकी फ़ोटो हमें ये भी नहीं शर्म आती कई बार कि ये लड़की है, औरत है, या इसकी क्या तकलीफ़ होगी, ये स्कूटरी से गिरी है, इसके हम कपड़े तो ठीक कर दें। नहीं, हम उसको फटाफट अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे डाल देते हैं। और फेसबुक का कमाल कि जना खना हर दूसरे घर में फेसबुक का पत्रकार बने हमारे साथी, हम लोग घूम रहे हैं। ऐसी व्यवस्था हो गई है, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। चलिए, ये तो थी एक बात जो बहुत ज़रूरी बात थी, मैंने आपसे करनी थी। अब हम आते हैं और मुद्दे पे। भाइयों, देश विदेश के दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर एक और निवेदन करूंगा कि हमारे कनाडा से मिस्टर जतिंदर मल्ली हैं, उनका कई बार फ़ोन आया। हमारे न्यू जर्सी से हमारे जसविंदर सिंह वालिया हैं, इनका कई बार फ़ोन आया कि हम जिस वक्त आप दिन में प्रोग्राम देते हो, हमारे यहाँ रात होती है, तो रात को भी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वैसे हम YouTube पे ये प्रोग्राम डालते हैं, आप जब मर्जी, आज कल परसों YouTube जब मर्जी खोलिए, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम जो भी हम करते हैं
जनता की आवाज़ आप तक आएगी। और हमने इसका नाम सच का दर्पण रखा है, जो हम प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं। आज मैं कई दिनों बाद, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, उसके बाद आज मैं आपके रूबरू दोबारा हुआ हूँ। आपने देखा होगा हिंदुस्तान की अगर बात करें, हरियाणा और पंजाब में और इस इलाके में हमारे किसान भाई, क्योंकि मैं एक खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और छोटी सी 8 एकड़ हमारी भी ज़मीन है जो आगे दे रखी है, तो दर्द मैं समझता हूँ किसानों का, किसानों के साथ क्या हो रहा है और हमारी सरकार क्या कर रही है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की हम अगर बात करें, स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी ये कहते थे हम लागू करेंगे, लेकिन किसी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को तो एक साइड पे करके 3 अध्यादेश नए आ गए, जिसने सारी ही किसानी की व्यवस्था को उथल पुथल, तहस नहस, इधर से उधर इधर करके रख दिया। उस पे आज हम चर्चा करेंगे और आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। हम आपकी बात आज अपने जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आपकी बात के बारे में हम उनसे पूछेंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साथ किसानों की पार्टी, जी हाँ, जो किसानों के दम पर चलती रही, और चौधरी देवीलाल को कौन नहीं जानता। चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी को छोड़ दिया था कि नहीं भाई मैं किसानों की बात पहले करूंगा, वो चौधरी देवीलाल जी की पार्टी, जो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी, इंडियन नेशनल लोकदल, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और हरियाणा में उस पार्टी की अपनी पकड़ है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हर एक पार्टियों में। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के स्टेट प्रवक्ता, जी हाँ, हरियाणा के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपसे अभी बातचीत शुरू करेंगे और हमारे साथ दूसरे, अगर हम किसानों की बात करें तो उद्योग की बात ना करें या व्यापार की बात ना करें, वो भी अधूरी रहेगी। हमारे साथ आज पृथ्वी सिंगल जी, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के जो प्रभारी हैं हरियाणा के। सिंगल जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हम बातचीत शुरू करते हुए, मैं बातचीत पहले ओंकार जी आपके पास आता हुआ कि देखिए, पहले तो था कि 3 अध्यादेश आ रहे हैं, 3 अध्यादेश ही होंगे। अब तो सरकार ने हमारी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी तीनों बिल पास हो चुके हैं और किसान बहुत मायूस है। जाए तो कहाँ जाए, घर से निकल के सड़कों पर बैठ गया। सड़कों पे बैठा हुआ उसने पानी की बुछारें भी खाई, उसने लाठियाँ भी खाई, उसने तसीहे, जिसको हम पंजाबी या हिंदी में शब्द है एक तसीहे भी झेल रहा है। ये सबसे पहले 3 अध्यादेश जो पारित हुए हैं, उनमें से थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप जानकारी देंगे, है क्या है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये 3 अध्यादेश की बात तो सारे करते हैं जी, लेकिन आज भी देश की 99% जनता को 3 अध्यादेश के असली कंटेंट्स के बारे में नहीं पता है। इसमें टाइम तो 5-7 मिनट का जरूर मैं आपका लूंगा, लेकिन मैं 3 अध्यादेशों की मोटी बात आपको बताना चाहूंगा जी। पहले हम लेते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एक्ट 1956 में बना। ये 1956 में इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में किसी भी चीज की कालाबाजारी जी और जमाखोरी ना हो, और एक निश्चित कीमत पर, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें होगी, तलन हो गए, दिल हो गए, ये जो वस्तुएं एक आम इंसान के लिए जरूरी हैं, इनको सरकार ने अपने नियंत्रण में इसलिए रखा था ताकि कोई जमाखोरी और कालाबाजारी करके जनता को, देश की जनता को इन चीजों से महरूम करके इन चीजों का मूल्य जरूरत से ज्यादा वसूल ना करे। ये नियम देखिए 1956 में बना था और बहुत सोच समझ के बनाया गया था जी। आज की मौजूदा सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1956 में संशोधन करके उसमें से 2 काम कर दिए जी। एक तो उन्होंने दालें, तिलहन, खाद्य तेल, गेहूं, चावल, इनको और आलू, प्याज, इनको इस अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, इस मूल अधिनियम में स्पष्ट वर्णन है कि कभी भी केंद्र सरकार इसमें कुछ चीजें और डाल सकती है, कुछ चीजें निकाली जा सकती हैं। मैं मानता हूं सरकार को अधिकार है, लेकिन उसमें एक चीज और लिखे कि ये चीजें निकालने और डालने से पहले केंद्र सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करेगी। पहली बात तो इस सरकार को, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श जरूरी है। दूसरा, इसमें एक चीज है, जनहित में चीजें शामिल और निकाली जाएंगी, ये कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, इसमें 2 बदलाव कर दिए। इसमें से कुछ वस्तुएं जो हमारी डेली नीड की वस्तुएं हैं, जरूरत की वस्तुएं, वो इसमें से बाहर कर दी।
दूसरा, उन्होंने एमएसपी का वर्णन जो पहले दे रखा था वो वर्णन को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि एमएसपी मतलब न्यूनतम सपोर्ट मूल्य है, न्यूनतम खरीद मूल्य है। मतलब किसान जब अपनी फसल उगाता है खेत धरती का सीना फाड़ के, वो बहुत मुश्किल से 6 महीने की मेहनत के बाद एक फसल तैयार होती है। वो फसल जब मार्केट में आती है तो उसका कुछ ना कुछ कम से कम मूल्य तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% से ऊपर आबादी आज भी कृषि पे निर्भर करती है। तो ये इसलिए किया गया था ताकि वो 70% आबादी अपने परिवार और अपना पेट पालने के लिए एक मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिले। मान लो उसकी गेहूं की उपज की फसल का रेट जो है उसकी लागत जो है 1200 रुपये आई है, तो उसको कम से कम 1500-1600 जरूर मिले, ताकि वो अपने लागत तो वसूल कर सके और थोड़ा पैसा फालतू लेके अपनी रोजी का या अपना परिवार का पेट पाल सके। इस सरकार ने एमएसपी का खत्म कर दिया। ये तो हो गया पहला अधिनियम। दूसरा अधिनियम सरकार ने किया कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम। मतलब इसका स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि कृषि उपज को और अधिक सुगम बनाने के लिए और इसका व्यापार, कृषि उपज का व्यापार सुगम बनाने के लिए, इसको और एक्सटेंड करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। लेकिन ये अधिनियम क्या बनाया, ये भी किसानों की इसके लिए एक सिरदर्दी पैदा कर दी। बीजेपी सरकार ने ये तो अधिनियम इसलिए बनाया, ये कहते हैं कि एक देश एक बाजार होना चाहिए जी। हम बहुत अच्छी बात मानते हैं, एक देश और एक बाजार होना चाहिए, लेकिन इसमें फायदा किसको मिलेगा? किसान अपनी उपज 6 महीने के बाद मार्केट में लेके आता है, तो क्या किसान यहां से अपनी उपज अमेरिका जाके बेच सकते हैं? किसान की क्षमता, वित्तीय क्षमता लगा लो या फिर होल्डिंग क्षमता लगा लो, भंडारण की क्षमता किसान की नहीं है। जब फसल बाजार में आती है तो किसान को तो सबसे पहले ये बाजदड़ मैं कहता हूं, मतलब सबसे पहले वो चाहता है कि मेरे को जल्दी जल्दी पैसे मिले और मैं इस फसल के पैसे लेकर अपना कर्जा उतारूं, अपने कोई सामान खरीदूं, बेटे बहू का ब्याह कराऊं, बेटी बेटी का, और अपने और सोशल कार्य पूरे करूं जी। ये अधिनियम इन्होंने बना दिया एक देश एक बाजार। ये किसान के फायदे के लिए नहीं बनाया, चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए बना दिया। देखो, किसान ने, अंबाला वाला किसान जाके महाराष्ट्र में तो अपनी फसल बेचेगा नहीं, ना तो उसके पास इतने रिसोर्सेज है, ना उसके पास परिवहन व्यवस्था है। ये बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जो गुजरात से आएंगे या महाराष्ट्र से आएंगे, हरियाणा की फसल को गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उसको होल्ड कर लेंगे। जब उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी समाज में, तब उस फसल को बेचेंगे। ये अधिनियम भी उनके लिए बनाएगा। 2 अधिनियम हो गए। यहाँ रोकता हूँ, पहले 2 अधिनियम की आपने बात की, वैसे एक एक की करते हैं हम, ज्यादा बढ़िया रहता। चलिए आपसे मैं बात, आपने कहा एक देश एक बाजार एक देश की व्यवस्था इन्होंने देश में लागू करने की आपने बात कही है सरकार ने। इससे पहले आपने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, उद्योगपति ये कर लेंगे। आपने गुजरात में 2-3 नाम लिए। हमारे पास उद्योग से जुड़े हुए साथी हमारे बैठे हैं मित्र जी, जो इन्होंने बात की कि उद्योगपतियों को फायदा हो जाएगा। आप प्रवक्ता हो हरियाणा के, कि इसमें, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे 10 सितंबर को जो मेरे पास जानकारी है, किसानों को आप भी समर्थन देकर आए थे, आप उद्योगपति हो और ये कह रहे हैं उद्योगपतियों को फायदा होगा। इसमें मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगा, छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगा। मेरे कहने का मतलब है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपति तो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है जी। जो घरेलू उद्योग है वो तो हमारी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उनसे चल रही है। लेकिन अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ऐसे उद्योगपति चंद हैं जिनको उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। सिर्फ इन उद्योगपतियों को जिनके पास समर्थ्य है, भंडारण की समर्थ्य है, वित्त की समर्थ्य है, कर्मचारियों की, इन उद्योगपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहने का यह अभिप्राय है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो आजकल लोगों को भी चला रहे हैं, हाँ, नेताओं को भी चला रहे हैं और शायद हाँ, देश को भी पीठ पीछे से चला रहे हैं। शायद नहीं, आज की डेट में तो कंफर्म हो चुका है। हाँ, क्या? और सबसे बड़ी बात है, बड़े उद्योगपति अपनी, क्योंकि उनकी क्षमता ज्यादा है, वो अपने हिसाब से भंडारण भी कर लेंगे, पैसा भी लगा देंगे, कर्मचारी भी है उनके पास। और जब देश में मान लो चीनी है या आलू है, उसकी कीमत जो कम है, और जब ये भंडारण कर लेंगे, देश में उस चीज की कमी हो जाएगी। उस चीज की कमी का फायदा उठा के फिर ये मनमाने दाम पर आज जो आलू आपको मिल रहा है ना, वो आलू 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, मतलब वही आलू आपको कल को 500 रुपए खरीदना पड़े तो इसको बुरा नहीं मानेगा। ये है वो व्यवस्था। मैं आपकी बात बड़ी करूं सिंगल जी, आपसे के पास आता हुआ, जैसे हमारे भाई प्रवक्ता जी ने बताया इंडियन नेशनल लोकदल के,
कि आलू की बात की, जी आलू के बगैर तो कोई सब्जी जल्दी जल्दी बनती है। राजा आलू तो आलू सब्जी होगा। 5 रुपए 10 रुपए की बात की कि पीछे मैं अभी रिटायर होने से पहले संगरूर भी मेरी पोस्टिंग रही है, वहाँ पे जैसे आपने बात की आलू 5 रुपए 10 रुपए, वहाँ पे चिप्स की फैक्ट्री लगी है जी और चिप्स 30 ग्राम या 40 ग्राम का पैकेट होता है, हम बड़े खुश होकर खाते हैं। सिर्फ 30 ग्राम या 40 ग्राम का पैकेट हम 20-20 रुपए का लेते हैं। आप लगा लो कि अगर 50 ग्राम का भी वो पैकेट हो 20 रुपए का, आलू किस तरह किलो भी करेंगे। और किसान के पास कई बार ये हो जाता है कि आलू, टमाटर, अभी पीछे हरी मिर्च की शिमला मिर्च वो सड़कों पे गिरी गई कि कोई खरीदार नहीं था। चलिए तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके पास आता हुआ कि 10 सितंबर को आपकी संस्था ने भी किसानों को समर्थन दिया था, आप उद्योग से साथ जुड़े हुए हो, तो आपने क्या सोच के ये बात की कि आपके क्या इफेक्ट पड़ रहा था? सर इफेक्ट ये है कि हम आज अगर बात करते हैं किसानों की, किसान के बिना कुछ भी नहीं है जी। अगर किसान है तो व्यापारी है जी, अगर व्यापारी है तो किसान है। इनका एक बाप बेटे जैसा रास्ता नाता था, भाइयों भाई जैसा नाता था इनका, जो आज बिल्कुल खत्म कर दिया सरकार ने। इसने आज देखो आड़तियों को बिल्कुल खत्म करने की कगार पे कर दिया इन्होंने। अभी इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे थे, वो भी आनन फानन में अब इन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल से किए, हो गए। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं भंडारण की। भंडारण करने के लिए जो इन्होंने चुने हैं व्यापारी, वो हम लोगों में से नहीं है, आम व्यापारी नहीं है। अच्छा, वो हरियाणा से नहीं है। हम जो उद्योग व्यापार की बात करते हैं, हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे, हम मोची से लेके मतलब अगर फैक्ट्री तक के भी लोग हैं तो वो हमारे में से नहीं है। इसका मतलब जो एक मिनट ओंकार जी जो बात कर रहे हैं कि छोटे व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल उसमें वो बात कर रहे हो आप? बिल्कुल उनकी हाँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या आप बात? मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आज चंद व्यापारी, जिनकी 5 लोग पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे जो भंडारण करेंगे, अदानी है, अंबानी है, जितने बड़े बड़े इन्होंने रखे हैं सब वो भंडारण करेंगे। आज जो इन्होंने कहा कहीं भी जाके फसल बेच सकता है, 1-2 किले 3 एकड़ का किसान कहाँ जाके फसल बेचेगा बेचारा जी। अगर कोई बाहर से अदानी अंबानी के आएंगे, अब उनके घर आएंगे खरीदने को, अपनी मर्जी का रेट लेंगे। आज तक उन्होंने अध्यादेश में एमएसपी का नाम तक नहीं लिया, कहीं पे कहीं भी जिक्र नहीं किया उन्होंने। क्यों? वो तो कहते हैं कि एमएसपी हम लागू कर रहे हैं, दे रहे हैं। करो ना, एक कानून उसके साथ बनाते, फिर ये चोरी चोरी क्यों लागू कर दिया? क्यों नहीं किसी का समझौता लिया गया? सारे इतने और भी हैं। एक चीज आपने सिंगर जी, मैं दोनों भाइयों से पूछना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। कई व्यूअर्स तो बहुत जानकार हैं माशाल्लाह, सब कुछ जानते हैं। कई मेरे जैसे छोटे तबके के भी हैं जिनको शायद एमएसपी और एमआरपी में फर्क ही नहीं पता, यही उलझे रहते हैं यार एमएसपी क्या है, एमआरपी क्या है। थोड़ा ये क्लियर करेंगे अगर आप बताएं, फिर मैं आपसे भी बात। हम एमआरपी की बात करें, एमआरपी प्रोडक्ट के ऊपर जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है उसके ऊपर एक एमआरपी लगाया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी? एमआरपी जो उसके ऊपर प्रिंट होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में माल बिकता है जी। कोई भी प्रोडक्ट आता है, भले ABCD कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है मार्केट के अंदर। ठीक है जी। अब एमएसपी की बात करें, मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, ये किसान के लिए आज से नहीं, जब से ये एमएसपी लगाया था जी, पिछले हम बात करें अगर बीजेपी सरकार की बात करें, पिछले 5-6 सालों की बात करें, 2014 से बात, 2014 से हम बात करें जी, तो मेरे ख्याल जितना भी इन्होंने परसेंटेज बढ़ाई, सबसे कम रेशो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर रही है बढ़ने की, सबसे कम परसेंटेज रही है हर साल। अच्छा जी। मैं उसके आंकड़े लेके आया हूं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 4% फर्स्ट ईयर इन्होंने 14 में बढ़ाया था जी, नेक्स्ट ईयर 15 में इन्होंने 3.5% बढ़ाया जी, फिर उन्होंने 5% बढ़ाया, फिर उन्होंने 6% बढ़ाया, फिर 6.5%, फिर 6, फिर 4.7, आज की बात करें हम 2.6, जो अभी इन्होंने अनाउंस किया आनन फानन में कि 50 रुपए क्विंटल हमने गेहूं का रेट बढ़ा दिया, 50 रुपए बोनस, 2.6% इन्होंने सिर्फ मात्र बढ़ाया। किसान का खर्चा पूरा नहीं होता उसके ऊपर। हमें पता है व्यापारी के साथ हमारे टच में है किसान जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कह देते हैं छोटे व्यापारियों के साथ, आड़ती भाइयों के साथ या छोटे दुकानदारों के साथ नो मास का रिश्ता है। बिल्कुल। आज दवाई खाद बीज हम लोगों से ही जाता है, आपस में रिलेशन बने हुए हैं, जाता है रूटीन में माल आता जाता है। फसल हमारे पास आती थी, अब इन्होंने जो ये फसल का कर दिया, अभी कहीं भी बेचो, कहीं बेचने वाला कहाँ 1-2 एकड़ का 3 एकड़ का बेचा। ये तो पहले भी था अपना ओंकार जी, ये तो पहले भी ओपन था। आप दोनों भाइयों से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आप देखा है
मैं कुछ देर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में लास्ट में रहा हूँ, मैंने देखा है हमारे किसान भाई गनौर से, राजपुरा से, आपके साथ लगते एरियो से हरियाणा में बेचने आते थे और बिकती थी। मैं आपको एमएसपी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि आज वर्ष 2020 चल रहा है। 2013 सितंबर में बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला जी, और अब इस वक्त जो अध्यक्ष थे ओपी धनखड़ जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, और जो पहले कृषि मंत्री भी थे, इनकी मैं आके एक फोटो आज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जब सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। वही मैं बात करना चाहता हूँ शॉर्टकट में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मेरे को याद आया कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में, सितंबर 2013 में उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं जो रोटी खाता हूं वो अन्न हरियाणा से आता है, और अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया किसानों का कर्जा माफ करूंगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके किसानों का कर्ज उतारूंगा। आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है, पंजाब हरियाणा का किसान मुख्य रूप से सड़कों पे है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप ये ऐसे कर्जा उतारोगे हमारे किसानों का? ये रास्ता ठीक नहीं है, किसानों के साथ में लेके चलो। अब मैं वापिस आता हूं अपनी पुरानी बात पे। हमने 2 अध्यादेशों को डिस्कस कर लिया। नहीं, मैं बीच में पहले एमआरपी के बारे में बात कर रहे थे, एमएसपी के बारे में, वो थोड़ा क्लियर कर लें, उसके बाद हम आपकी बात। एमआरपी और एमएसपी दो चीजें हैं। एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जिस मूल्य पर हम वस्तु को या व्यापारी वस्तु को खरीद सकते हैं। एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। स्वामीनाथन आयोग में स्पष्ट किया गया था कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की लागत के ऊपर 50% फालतू करके देना चाहिए ताकि किसान अपनी आजीविका का पालन कर सके। अब इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालना तो क्या, ये कहते हैं, सरकार कहती है 2022 में किसान का न्यूनतम समर्थन, किसान का जो प्रॉफिट है वो डबल कर दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं प्रॉफिट तो उसका डबल होगा या नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन उसकी लागत डबल जरूर हो जाएगी। आज डीजल का रेट देख लीजिए, आज कृषि के जितने औजार हैं उसका रेट देख लीजिए, बैंक ब्याज जो कृषि से ले रहा है उसका रेट देख लीजिए, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज अगर कृषि का ट्रैक्टर खरीदना है तो जो ट्रैक्टर पहले 4-4.5 लाख का आता था, आज वही ट्रैक्टर 8 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है। मतलब किसान का आप आय तो दुगनी नहीं करोगे लेकिन उसकी लागत दुगनी जरूर हो जाएगी। तो ये जो अधिनियम, तीनों अधिनियम बनाए, इन तीनों अधिनियम में इन्होंने कहीं भी एमएसपी का वर्णन नहीं किया, और बड़ा दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर जनता विश्वास नहीं कर रही। उस प्रधानमंत्री की बात जिसके ऊपर पूरे देश की जनता को अनुसरण करना चाहिए, ये आके बार बार टीवी के ऊपर कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एपीएमसी मार्केट्स खत्म नहीं होंगी। अगर आपकी मंशा साफ है, आपका दिल साफ है, आप किसान के सहयोगी हो, आप किसान का फायदा चाहते हो, तो ये जो 3 अध्यादेश बनाए इनमें एक लाइन और ऐड कर दो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भले ही वो सरकार खरीदे भले ही वो व्यापारी खरीदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत प्लस 50% जरूर दिया जाएगा। दूसरा, आप इसमें यह भी मेंशन कर दो कि मंडियां जो है वो खत्म नहीं की जाएंगी। मंडियां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि जो दूसरा अधिनियम उन्होंने कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन और सुविधा अधिनियम बनाया है, उसमें स्पष्ट है कि अगर किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर बेचेगा तो उसके ऊपर, व्यापारी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो अपनी उपज मंडियों में लेके जाएगा तो उसको मंडी की फीस देनी पड़ेगी। तो कौन सा किसान अंदर जाने की कोशिश करेगा, अंदर 2.5% से 3% फीस देनी पड़ेगी। तो इन्होंने काम ऐसा कर दिया, इनडायरेक्ट वे से इन्होंने मंडियों को खत्म करने का पूरा खाका तैयार कर दिया, जो कि आने वाले समय में मेरे आढ़ती भाइयों को, मेरे व्यापारी भाइयों को, छोटे व्यापारियों के लिए सुसाइड के बराबर होगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। 1 मिनट, आपने बहुत बड़ी बात की। मैं दोनों से फिर डिस्कस करता हूँ। हमारी रीना सिंगला जी हैं, वैसे तो उनका वो कह रही हैं, उनका मैं मैसेज बाद में पढ़ता हूँ जो आप लोगों के लिए है। हमारे धर्मप्रीत सिंह हैं, वरुण आनंद जी हैं, रीना सिंगला जी हैं, संदीप सिंगला जी हैं, जशन वालिया जी हैं, हमारे चंडीगढ़ से हमारे जसप्रीत हैं। हमारी संदीप सिंगला जी लिख रहे हैं, सरकार माल को लेकर खुद मार्केट में बेचे, कौन रोक रहा है? जब किसान मंडी में बेचना चाहता है तो सरकार को फ़ायदा होगा, लेकिन किसान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीना सिंगला जी लिख रही हैं, किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा फौज में मर रहा है। नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में, आखिर कब तक ये चलेगा? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। किसान, पहले तो मैं संदीप जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि किसान से अगर फसल सरकार खरीद के बेचना चाहती है, व्यापारी खरीद के बेचना चाहता है, तो पहले अधिनियम में उनका कहां हाथ पकड़ा था हमने?
हाँ, पहले भी तो पिछले अधिनियम में वो ऐसा कर सकते थे। सरकार एमएसपी पे खरीद सकती है, अगर बड़े व्यापारी खरीदना चाहते हैं एमएसपी पे खरीद सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत और नीति दोनों ही खराब है। ये किसान को फायदा देना नहीं चाहते, ये किसान को नुकसान करना चाहते हैं। मैं आपसे आगे बात करते हुए अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इन्होंने कहा इनकी नीति और नीयत सरकार की, सेंट्रल सरकार की बात कर, प्रदेश सरकार की भी और सेंट्रल सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब हैं। इसके बारे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। केंद्र हो या राज्य हो, आज हरियाणा में भी भाजपा सरकार है। इन्होंने दोनों ने आज व्यापारियों को, किसानों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। इनका मुख्य कारण भाजपा सरकार है जी, मुख्य कारण है भाजपा सरकार। आज व्यापारी कर्मचारी की बात करो, आप कहीं भी चले जाओ, किसान की बात करो, आज आप उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा जी किसानों का समर्थन क्यों कर रहा है? हमारे 32,000 आड़ती भाइयों को इन्होंने सड़क के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, हरियाणा के जी 32,000 आड़ती भाइयों को सड़क पे लाने का काम कर रखा है। और उनके साथ आप ये देखो, 32,000 के साथ अगर एक आड़ती के साथ 10 कर्मचारी भी काम करते हैं तो 3,20,000 होते हैं जी। तो उनके परिवारों की बात करो, अगर 3,20,000 के कर्मचारियों की बात करो तो 4 मेंबर उसके साथ जुड़े हुए हैं जी। आज इन लाखों लोगों को बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले लिया है इस बीजेपी सरकार ने। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आपसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि जैसा ये चल रहा था वैसे चलने दो। किसानों के लिए एमएसपी की बात करें तो एक आप हमारी अगर बात मान सकते हैं तो एक समर्थन मूल्य निर्धारित करो और उसके ऊपर हर साल बढ़ने वाला परसेंटेज फिक्स करो जी। ओंकार जी, इन्होंने बात की, बहुत बड़ी बात है। अगर सोचो तो कि देखिए सरकार है, सरकार ने तो अपने ढंग से चलना है और सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, शुरू से कहती आई है, हर एक सरकारें अपने हिसाब से बात करती हैं। इन्होंने जो दिल को छूने वाली एक बात कही, जो बार बार एक उद्योगपति ये बात करे कि लगभग 32,000 हरियाणा में आड़ती हैं, आगे उनके 7, 10, 15 उनके मुनीम भी हैं, पल्लेदार हैं, आगे सफाई वाले हैं, ढोआ ढुआई वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ऐसे मिला मिलू के अगर हम बात करें ये तो कई लाखों में पहुंच जाते हैं लोग। सिर्फ ये एक छोटे से अगर हम आड़तियों की बात करें, यही हाल किसानों का है। तो मेरे भाई किसानों में एक और बात एक मिनट में लेना चाहूंगा। किसानों की अगर बात करें, आप देखो बिहार यूपी में एमएसपी नहीं है जी, वहाँ क्या हाल है? आज वहाँ की हालात देखो, वहाँ के लोग यहाँ 2-2, 5-5 किले वाले जो वहाँ के लोग हैं, जो किसान है वो यहाँ के मजदूरी करते हैं 300 रुपए में। क्या ये सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ के लोग भी मजदूरी करें, दिहाड़ी करें जाके? ऐसा नहीं होने देंगे हम। मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये 32,000 कह रहे हैं, लेकिन मेरे आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 50,000 यहाँ पे आड़ती हैं, कच्चा आड़ती पक्का आड़ती दोनों मिला के। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को करोड़ों किसानों की फिक्र नहीं है, वो सड़कों पे है, तो 50,000 आड़तियों की क्या फिक्र होगी? ये तो सरकार की जुमलेबाजी का तरीका है, ये कुछ नहीं करने वाली। और मैं अपनी बात में वापस आना चाहूंगा। हमने देखो 2 अध्यादेशों के बारे में बता दिया, एक तीसरा अध्यादेश रह गया, वो भी जनता को पता लगना चाहिए। व्यूअर्स की जानकारी के लिए अब आप 2 मिनट अपनी जो विचार रखना चाहें आप रखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। 2 मिनट में आप अपनी सारी बात रखिए। तीसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, आश्वासन मूल्य पर किसान समझौता या सेवा सुरक्षा अधिनियम। इसके अनुसार अगर किसान चाहता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से उद्योगपति आएंगे, हाँ भी तेरे कितने एकड़ है? 3 एकड़। 3 एकड़ में क्या चीज बोओगे? फसल ये आलू बोएंगे, आलू का रेट पहले फिक्स कर लेंगे, फसल आने पे उसको उसका रेट मिलेगा। यहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारे भारत के किसानों की एवरेज होल्डिंग 5 एकड़ है जी। ये बात तो करें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, उनके किसानों के दर पे चलने की, लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि हमारे देश की परिस्थितियां क्या हैं, वहां की परिस्थितियां क्या हैं। वहां का जो किसान है वो व्यापारी है। मैं आपकी बात बीच में, अमेरिका में तो ये सिस्टम फेल हो चुका है जो यहाँ लेकर, मैं उसी पे आ रहा हूं। वहां का किसान व्यापारी है, वो जो फसल उगाता है वो व्यापार करने के लिए उगाता है, लेकिन हमारा जो 70% देश की आबादी है वो किसान, वो कृषि पर निर्भर है। वो व्यापार के लिए फसल नहीं उगाता, वो अपने घर और अपना पेट भरने के लिए फसल उगाता है। यहाँ कृषि जो आजीविका का साधन है और वहां कृषि व्यापारीकरण है। वहां कृषि एक एक किसान के पास 10-10 हजार एकड़ जमीन है, यहाँ तो 5 एकड़ जमीन है। वहां बड़ी बड़ी मशीनों से खेती हो सकती है,
वहां उद्योगीकरण हो सकता है, लेकिन आप उससे पहले ये तो देखो कि यहां पे इंडिया की पोजीशन क्या है, वास्तविक पोजीशन। इसके लिए मैं सरकार को कुछ सलाह देना चाहूंगा ताकि किसान को और सरकार का ये द्वंद्व खत्म हो जो देश हित में नहीं है। इसके लिए सरकार अगर चाहे तो ये द्वंद्व खत्म हो सकता है। इसमें 3 इनको संशोधन करने पड़ेंगे। पहला संशोधन, इनको अधिनियम के अंदर या विशेष अधिनियम बना के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हर एक फसल का फिक्स करना होगा और हर वर्ष उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, 10%, 5%, 3%, 15%, ये फिक्स करना होगा। दूसरा, ये मुंह जुबानी तो कहते हैं कि एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी, मुंह जुबानी तो उन्होंने ये भी कहा था 15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, बुलेट ट्रेन आएगी। बुलेट ट्रेन तो क्या आनी, हमारी रेलवे भी बिक रही है। तो ये मुंह जुबानी वाली बात ना करें। क्या देश मुंह जुबानी चलता है? देश हमारे संविधान के अनुसार चलता है, जो लिखित में है, कानून के अनुसार देश चलता है। अगर इनकी मंशा, इनकी नीयत, इनकी नीति साफ है तो पहले तो एमएसपी का वर्णन करें। दूसरा है, कानून में स्पष्ट वर्णन करें कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि मंडियों को और इसको अपग्रेड करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि आड़तियों को, छोटे व्यापारियों को, पल्लेदारों को, मजदूरों को उसमें बेनिफिट हो सके, अपना रोजगार कमा सकें। तीसरा, इस कानून में सबसे बड़ी खामी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो इन्होंने जिक्र कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान और उद्योगपति में कहीं झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा एसडीएम या डीसी 30 दिन के अंदर निपटाएंगे। इसके बाद किसान के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो डीसी के डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसके अदालती कार्रवाई के ऊपर बैन हो चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा, हम संविधान से, हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, हमारी संसद चलती है। उस संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब नागरिक भी और विदेशी भी, प्रत्येक व्यक्ति को लीगल अधिकार प्राप्त है। अपील और दलील का अधिकार निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक उसको अपील करने का अधिकार है। तो किसान का अधिकार क्यों खत्म कर दिया? ये इनकी मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप किसान को उसका अधिकार कैसे खत्म कर सकते हो? हम कानून से, ये एक बार अंग्रेजों ने, आपको याद होगा, उन्होंने रोलेट एक्ट बनाया था जिसको हमने काले कानून की संज्ञा दी थी। उस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपील या दलील का अधिकार नहीं था। ये सरकार उसी रोलेट एक्ट के ऊपर आ गई। मैं इसको काला कानून कहूंगा। जब एक व्यक्ति को अपील और दलील का अधिकार हमारे संविधान में दे रखा है तो किसान को क्यों नहीं? किसान को ये अपील और दलील का अधिकार होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, अगर सरकार चाहे तो ये मसले का हल 2 मिनट में निकल जाता है। जी, आप ये अमेंडमेंट कीजिए, एमएसपी का वर्णन कीजिए। मुंह जुबानी तो हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, देश के कृषि मंत्री भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं भी हम करेंगे। आप अपना विश्वास खो चुके हो जनता में। आप जुमलेबाजी के कारण आपके बात के ऊपर जनता विश्वास नहीं करती। आपको याद होगा जब कोरोना महामारी चली तब प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पे रात को 8 बजे आए। उन्होंने कहा मेरे को मात्र 21 दिन दीजिए, 21 दिन में मैं कोरोना खत्म कर दूंगा। अगर कोरोना ना नियंत्रित हुआ तो देश 21 वर्ष पीछे चला जाएगा। ये इनकी गंदी नीतियों का परिणाम है कि आज कोरोना के मरीज देश में 56 लाख से ऊपर हो चुके हैं और ये सेकंड पोजीशन पे आ चुका है इंडिया, लेकिन वास्तव में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है क्योंकि हर रोज जितने मरीज आ रहे हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं आ रहे और आज 1200 कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, उतनी मृत्यु भी कहीं नहीं हुई है। तो बातें तो बहुत हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करते हुए, साथियों मेरे को 50 दिन दीजिए, सिर्फ 50 दिन, मैं व्यवस्था को बदल दूंगा। नहीं, अगर मेरा कोई दोष निकला तो जिस चुराए के कहोगे उसी चुराए पे आ जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी की इन्हीं बातों के करके ये धीरे धीरे जनता का विश्वास कम हुआ है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक रुतबे वाला पद है, उसकी गरिमा है, जनता को उस पर विश्वास हो। आज अगर प्रधानमंत्री जी अपनी बार बार स्पीच दे रहे हैं एमएसपी लागू रहेगा तो आप इसको कानून में वर्णन कर दीजिए। आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं। ये बहुत बड़ी बात आपने की कि सरकार, प्रधानमंत्री जी और उनकी हमारी सरकार, ये तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो भी बार बार कह रहे हैं, हमारे दूसरे मंत्री भी बयान दे रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी के सामने कोई मंत्री नजर ही नहीं आता आज की डेट की अगर हम बात करें तो शायद बच्चों को एक में बहुत बड़ी, हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, मैं उन्हीं का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि बात करें। उन्होंने कहा है कि भाई पहले
अगर 1947 से बाद की बात करें, 77-78 तक या उसके बाद की भी, कहते हमें पता होता था हमारा प्रधानमंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, ये सारे मिनिस्टरों का पता होता था। कहते अब तो शायद बच्चों को क्या, टीचरों को भी ना पता हो कौन सा मंत्री कौन से विभाग का है। मैं एक छोटी सी बात आपको काटूंगा। अब से पहले प्रधानमंत्री का कथन आम जनता के लिए ईश्वर की आवाज माना जाता था। प्रधानमंत्री जी अपने कथन में जो कह देते थे ये होएगा, तो जनता सोचती थी कि ये हो गया। आज प्रधानमंत्री जी जो भी घोषणा करते हैं जनता उसको जुमले कहती है। मतलब विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इस विश्वसनीयता को, भारत की विश्व स्तरीय साख को बनाए रखने के लिए भी ये विश्वसनीयता कायम होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी, तो ये क्यों नहीं कानून में मेंशन कर दिया जाता? मुंह जुबानी देश नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिटर्न में किसान भी सिर्फ इतनी की बात कर रहे हैं। हमारी भी किसान नेताओं से बात हुई, हमने स्टूडियो में बुला के भी बात की, बाहर भी बात हुई। वो कहते हैं जो अध्यादेश है इसमें एक लाइन लिख दें कि एमएसपी के भाव पे ही ली जाएगी, बस इतनी बात है। ये आश्वासन दे रहे हैं, रिटर्न में नहीं। और एमएसपी निर्धारण का फार्मूला फिक्स और कर हमारी रीना जी हैं, वो कई बातें लिख रही हैं, एक एक बातें लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको 2 मिनट दूं, रीना सिंगला जी लिख रही हैं, प्रधानमंत्री के अलावा और भी कोई नाम पता है क्या? रीना जी आप ही बता दीजिए, शायद हमारी बुद्धि इतना काम ना कर रही हो। 2 नाम तो हमें पता है, 2 ही नाम आते हैं, प्रधानमंत्री जी और दूसरे अमित शाह जी। राजनाथ सिंह जी भी बेचारे जय हिंद और भारत माता की जय के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। और उन्होंने एक चीज़ और लिखी है रीना जी ने, वैसे तो बहुत, सुनील यादव हैं, नीतीश जी हैं। रीना सिंगला लिख रही हैं, कोरोना नियंत्रण किया है जी, जो आपने बात की थी, तभी 56 लाख हो गए। कहते कोरोना नियंत्रण किया है जी, अगर 21 दिन का लॉकडाउन ना करते तो आज 56 लाख की जगह 56 करोड़ पेशेंट होते। मैं 1 मिनट इसके ऊपर जरूर लेना चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करके। एक सवाल उनका और है आप ही से। गलती सिर्फ इतनी हुई है, सरकार किसानों से पहले बात कर लेती, ये आपको कह रही हैं जी, कि मान रही मैं है कि 1 मिनट लूंगा आपका। रीना सिंगला जी की बात को बड़ा करता हूं कि नियंत्रण हुआ है। आज जिस दिन 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, आप डाटा उठा के देख लीजिए, नेट पे अवेलेबल, उस दिन सिर्फ 657 मरीज थे कोरोना के भारत में। हमारे को चाहिए क्या था? हमारे को चाहिए था जितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनको बंद कर दिया जाता, जितने राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनमें से जो विदेशी आ रहे हैं उनको वहीं पे क्वारंटाइन किया जाता। एयरपोर्ट के पास ही क्वारंटाइन स्टेशन बनाया जाता, वहां पे उनको महीना 15-15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता। लेकिन हमने किया क्या? नमस्ते ट्रंप, लाखों लोगों को इकट्ठा कर दिया गुजरात में। हमने हजारों विदेशियों को हमारे इंडिया में बुला लिया। हमारे यहां तो कोरोना जो वायरस आया वो पैदल चल के नहीं आया, वो हवाई जहाज पे बैठ के आया है। और हवाई जहाज पे बैठ के कौन आया? हमारे मंत्री, संतरी, बड़े बड़े नेता और ये जो विदेशी आए हैं। नमस्ते ट्रंप के कारण, 1 मिनट, नमस्ते ट्रंप के कारण जो कोरोना महामारी का रूप आया है, ये उसका नतीजा है। ये उस वक्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी, लॉकडाउन की जरूरत तो आज है, और वो भी वहां पे है जो कॉन्टिनेंट जोन है, जो जहां पे बहुत ज्यादा मरीज हैं। इन्होंने पूरे देश को बंद कर दिया। आपने देखा होगा टीवी और समाचार पत्रों में, एक मजदूर, बिहारी मजदूर करोड़ों की संख्या में पैदल जा रहे हैं, ये उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए, कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं करा पाए। चलिए, मतलब ये सिर्फ बयानबाजी करते रहे हैं। ओंकार जी, हम आज या कल 1-2 दिन में जरूर बहस रखेंगे, और मैं आपको निवेदन करूंगा आप उस बहस में हिस्सा लें। कोरोना महामारी पे रखेंगे कि सरकार का तो ये कहना है कि कोरोना के दौरान जो पैदल चल के गए उनका कोई डाटा ही नहीं है, कौन कितने मरे कितने जिए, कुछ नहीं पता सरकार को। चलिए, हमारे अंकित शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं, पूरे लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एक किसान वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिसने ग्रोथ की है, वरना हर सेक्टर डाउन रहा है, और यह लोग उसी किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक लिखा जी, बिल्कुल ठीक लिखा। मैं सहमत हूं कि लॉकडाउन के दौरान भी अगर कोई तबका अपने खेत में अपने काम के ऊपर लगा रहा था, वो हमारा किसान भाई था। लॉकडाउन की परवाना, कोरोना संक्रमण के दौरान वो अपने और अपने परिवार की जान हथेली पर रखकर खेत में काम करता रहा और उसने फसल मंडियों में पहुंचाई। आज हमारी जीडीपी -23.9% है, उसमें 3.4% कृषि का प्लस क्षेत्र है। अगर कृषि वहां पे प्लस ना होती तो जीडीपी 40% से ऊपर डाउन होती। एक सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर जीडीपी को नीचे गिरने से आज अगर किसी ने बचाया है,
एक लिमिट पे रोका है तो वो किसान था। आज किसान अगर सड़कों पे रुल रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है तो ये देश और प्रदेश की सरकार की नाकामी है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और हमारे नमनप्रीत सिंह जी लिख रहे हैं रिप्लाइंग द अंकित शर्मा ने, कहते हैं जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सच कहा, ऐसे कई हमारे लिख रहे हैं। हम रीना जी आपने काफ़ी कुछ लिखा है, मैं पहले 2 मिनट अब बात करेंगे हमारे पृथ्वी सिंगल जी, आप क्या बात करना चाहते हो? जैसे उन्होंने कहा कि किसानों से बात कर लेनी चाहिए थी, देरी हो गई। बिल्कुल सर, बात करनी चाहिए थी किसानों से। इन्होंने तो बैक साइड के पीछे के दरवाजे से जो कानून पास किए पीछे के दरवाजे से कर दिए। किसानों को बिल्कुल बताया नहीं गया, उनको बैठते उनके साथ बात करते, उनको बताते भी हम ये समर्थन मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। अगर एमएसपी का एक वर्ड उसमें डाल दिया जाता तो क्या फर्क पड़ता था। चलो अब अगर उन्होंने कानून पास कर दिया तो एक बिल और पास कर दें, किसानों के लिए एक बिल और पास कर दें, तो उसमें एमएसपी निर्धारित कर दें और आगे का जो परसेंटेज है वो फिक्स कर दें, हर साल इतनी बढ़ेगी। तो बिल्कुल रीना जी हम आपसे सहमत हैं और ये सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए थी। अभी इनके नेता तो कह रहे हैं किसानों से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी बीजेपी के नेताओं की बात करो तो कहते हैं किसानों से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है? अब 6 साल में तुम आगे तो जरूरत नहीं है। ये इतने सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा देश, जो इतनी तरक्की करी देश ने, आज यहाँ तक पहुंचा है, तो आप उनसे बात करने को राजी नहीं हो। जिस किसान ने तुम्हें पाला, पेट भरने के लिए अन्न दिया, आज उससे बात करना नहीं चाहते आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और, हमारे एक साथी हैं, वैसे तो दर्जनों हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, जो मेन है मैं उनमें से ले रहा हूँ। सुमित अग्रवाल हैं, हमारे अम्बाला से ही हैं। ये लिख रहे हैं वालिया जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भला बुरा कह दो तो सारे भाजपा के कार्यकर्ता आपके पीछे डंडा लेकर पड़ जाएंगे, पर राजनाथ सिंह व अन्य भाजपा के नेताओं को भला बुरा कह दो, कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं बोलता। सर इसमें बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई ने, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2 ही तो पर्सन है इनके पास, और बताओ कौन से नेता का, उनको भी तो साइड पे लगा दिया, उनकी कौन सुन रहा है? मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। इसमें मैं एक बात कहूंगा, पीछे टीवी के ऊपर बहुत दुख होता है मेरे को कि हमारा राष्ट्रीय मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, बहुत ही दुख होता है कि राष्ट्रीय मीडिया कैसी बातें करता है। पिछले 2 महीने से कभी तो सुशांत चौधरी, कभी रिया चक्रवर्ती और फिर आगे कंगना रनौत। कंगना रनौत, उसका बंगला टूटा जी, तो हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, इनकी शायद नजदीक की नजर कमजोर है। इनको दूर में बंबे में उनका बंगला टूटता हुआ नजर आ गया, और अंबाला में पिपली में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, इनको नजर ही नहीं आया। ये कहते हैं कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो कह रही है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। हाँ, ये कहते हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं इनके कागजों में लाठीचार्ज नहीं हुआ, कागजों में मानते हैं, ये वीडियो को जुठला देंगे क्या? हुआ क्या होगा, इनके अधिकारियों ने या तो बिना आदेश के लाठीचार्ज किया, या फिर आदेश दिए इनके हाथ में है, आज आदेश दिए कल उस आदेश को खत्म कर दीजिए, कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। लेकिन लाठीचार्ज हुआ है, सारी दुनिया को पता है, हर एक किसान को पता है। मैं चाहता हूं जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, और आप कहते हो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, आपकी बात पक्की मान ली हमने, आप उन व्यक्तियों के ऊपर तो कार्रवाई करो जिन्होंने आपके आदेश के बगैर लाठीचार्ज किया। आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के बजाय वो कंगना रनौत, मैं उसी बात को आपसे, जो ये कहती है, जिसके बारे में अनिल विज जी उसकी फेवर कर रहे थे, कल या परसों उनका बयान आया था कि सड़कों पे आने वाले किसान वो देशद्रोही हैं। बताओ, अब किसान भी देशद्रोही हो गया? तो मेरे भाई ने जिसने लिखा है कि उन दोनों के बारे में कुछ बोलोगे तो देशद्रोही कहलाओगे, वो यहाँ पे स्पष्ट हो जाते कि किसान को भी इन्होंने देशद्रोही बता दिया। मैं थोड़ा सा आपकी बात, हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ पूछ रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की, बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए अभी हमारे पास। रीना जी वे पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि जहाजों से लोग आए, वो कह रहे हैं बच्चों को घर तो लाना ही था जो विदेशों में पढ़ रहे थे। हाँ, विदेशों से तो हवाई जहाज में ही आ सकते हैं, बैलगाड़ियों में थोड़ा आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रीना जी की बात का बहुत बड़ा करता हूं, हवाई जहाज से आएंगे, लेकिन उनको वहीं हवाई अड्डे के नजदीक ही क्वारंटाइन जोन बनाने चाहिए थे, क्वारंटाइन सेंटर बनाने चाहिए थे। वहीं उनको क्वारंटाइन सेंटर में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन वहां रख के जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाती तब तक उनको घर नहीं भेजना चाहिए था। ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती रीना जी आपकी भी नहीं है, ये गलती आपकी सरकार की है, जिसकी नीतियां स्पष्ट नहीं थी, और इन नीतियों स्पष्ट न होने की वजह से आज हमारा देश कोरोना की महामारी में नंबर 1 पे पहुंचना। हमारे कई भाई लिख रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चलो मैं नाम नहीं लूंगा,
8-10 हमारे भाई लिख रहे हैं। हाँ, एक और हमारे पास सवाल रीना जी कर रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं अब नहीं रूलेगा किसान। कहते जी, रीना जी कह रही हैं पूर्वजों के समय पर भी तो किसान खुदकशी करता था, पूर्वजों के समय किसान ज्यादा आत्महत्या करते थे। रीना जी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, अब नहीं रूलेगा किसान। आपकी अगर पार्टी में इतनी चलती है तो आप, हमारी बेनती है हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि आप इसी अधिनियम में एमएसपी का वर्णन करा दीजिए और एमएस की वृद्धि का वर्णन करा दीजिए, किसान मंडियों के खत्म करने की बात को खत्म कर दीजिए और अदालती कार्रवाई जो हमें संविधान में दे रखी है, संविधान हमारा पूरे कानून का जन्मदाता है, ये चारों चीजें अगर आप वर्णन करा दें, मैं आपकी बात से सहमत हूं भी किसान उसके बाद दुखी नहीं होगा, आत्महत्या नहीं है। रीना जी, मैं इनकी बात को और बड़ी करूं कि सिर्फ आप मोदी जी के आप बहुत क्लोज हैं, मुझे मालूम है, आप सिर्फ ये एक लाइन हमारे सब की तरफ से, हिंदुस्तान के किसानों की तरफ से, हमारे छोटे व्यापारियों की तरफ से, हमारे जैसे कुछ मीडिया के लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि सिर्फ एक लाइन करवा दें कि एमएसपी का रेट निर्धारित होगा, उससे कम जो कोई खरीदेगा उसे सजा होगी। इतनी बात है, आज की बात आप करवा सकते आज हो। अगर बात बताऊं मैं, अगर ये बात कहते हैं कि उससे कम नहीं बिकेगा, तो आज कपास का क्या हाल है? समर्थन मूल्य से कम रेट पे कपास बिक रही है। क्या हाल है? आज मक्की का देखो 1000 रुपए, दालों का क्या हाल है? 1000 रुपए क्विंटल कम बिक रही है आज मक्की एमएसपी से। हमारे कपास कम बिक रही है। व्यापारियों बदनाम छोटे आड़तियों को, छोटे दुकानदारों को किया जा रहा है। हमारे धनपत दमनप्रीत सिंह लिख रहे हैं, डिबेट बहुत अच्छी चल रही है। वो कहते हैं रीना सिंगला जी से हम पूछना चाहते हैं कि वो किसके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं। चलो, हमारे धनप्रीत सिंह जी आगे कह रहे हैं किसानों पर लाठी क्यों बरसाई गई, कम से कम ये तो हमें पता लगे। किसानों ने के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं, ये रीना जी का इन्होंने कभी अन्नदाता नहीं माना। इनके मुंह जुबानी कहने पे कोई विश्वास नहीं करता। नहीं बनता। आप इस चीज को कानून में मेंशन कराइए, किसान तो सबका अन्नदाता है, आपका भी अन्नदाता है। नरेंद्र मोदी जी भी 2013 में कह रहे थे कि मैं जो रोटी खाता हूं वो हरियाणा से आता है और मैं हरियाणा के किसानों का कर्जा उतारूंगा। ये लाठियां पेल के उनका कर्जा ही तो उतारा बीजेपी सरकार ने। हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे मोस्टली प्रोग्राम देखते भी हैं और बात भी करते हैं बाहर से, उमेश गर्ग जी हैं। ये कह रहे हैं तजिंदर जी, आस्क देम इन दिस पीरियड ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑल पार्टीज में यूनाइट नो दो टू थ्रू द करप्ट आउट। यस, मैं क्या नाम इन भाई साहब का? उमेश गर्ग। उमेश गर्ग जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने वास्तविक पोजीशन को बहुत छोटी सी लाइन में स्पष्ट कर दिया। मैं एग्री हूं आपकी बात से। आज कोई भी व्यक्ति जो सरकार की किसी कार्य प्रणाली पर अगर उंगली उठाता है तो वो देशद्रोही कहलाता है। और अंबाला की पोजीशन तो यह है कि हमारे जैसा कोई अगर छोटा सा कार्यकर्ता किसी पार्टी का या आम व्यक्ति सरकार के ऊपर उंगली उठाता तो उसके बच्चों के ऊपर भी पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों पे पर्चा और मेरे ऊपर भी पर्चा दर्ज है। क्यों? क्योंकि मैं जनता की आवाज उठाता हूं और सरकार की नीतियों की आलोचना जहां जरूरी है, जहां सरकारी नीतियां अच्छी हैं उनकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जहां अगर सरकार की नीतियां जनता के विरुद्ध होती हैं तो उसकी मैं आवाज उठाता हूं। इसलिए मेरे दोनों बेटों के ऊपर और मेरे ऊपर FIR दर्ज हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यह अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के इक्वल ही है। हम लगभग यही समझते हैं कि आज देश की जो पोजीशन है, आज देश का अन्नदाता सड़कों पे है, कोरोना से 56 लाख से ऊपर मरीज बन चुके हैं। आज देश की स्थिति है जो कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज देश की स्थिति लगभग इमरजेंसी जैसे काल की होगी। ये सिर्फ डिक्लेयर नहीं है। डिक्लेयर है या नहीं है ये तो आपके अपने विचार हैं। हर डेमोक्रेसी है, हर एक आदमी अपने अपने विचार से सोचता है। अगर डेमोक्रेसी है, आप कहते हो डेमोक्रेसी है, तो फिर किसान के ऊपर लाठियां किस लिए बरसाएगी? किसान क्या वहां झगड़ा करने गया था? हमारे आपके लिए, दोनों के लिए हमारे एक व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं रीना जी, आप सिर्फ मोदी जी को बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हो, बाकियों से क्यों डरते? बाकियों से डरते हो क्या नाम लेने से? एक मिनट रीना जी, हम मोदी जी को भी कह रहे हैं, अगर कोई नाम छूट गया हो, देखिए जो प्रधानमंत्री है, आप बता दो, हम ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से ही पूछ रहे हैं। अगर आप कोई और बता दो, कोई आपके जहन में कोई नाम हो जो इस काम को कर सकता हो,
क्योंकि मोदी जी के हाथ में है। अगर आप हरियाणा के किसी नेता का नाम लेना चाहें या किसी का नाम लेना चाहें, हमारे ओंकार जी ने खुल के बात की, हमारे सिंघल जी ने बात की कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें गृह मंत्री जी ने कहा लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ना हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा, अनिल विज जी ने कहा, और किसका नाम लेना है आप बताइए। मैं उनकी बात का एक लाइन में, मेरे ख्याल इस डिबेट में इतनी बारी शायद प्रधानमंत्री जी का नाम ना लिया हो जितनी बार मैंने रीना सिंगला जी आपका नाम लिया है। हमारे साथी धनपत सिंह जी हैं, वो आपसे इतना पूछ रहे हैं सिर्फ कि रीना जी आप किसानों के साथ हो या भाजपा में हो, बस ये पूछ रहे हैं वो। ये भी आप बता दीजिए। मैं ना रीना जी की एक छोटी सी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। आपने कहा कि इतनी बार ये कहते हैं कि मोदी जी का इनाम क्यों लिया जा रहा है। जो देश का मुखिया है, उसी का जो घर का मुखिया है, जो पार्टी का मुखिया है, कोई चीज अगर होगी, कोई अच्छी चीज होगी तो भी उसका नाम चमकेगा, कोई गंदी चीज होगी तो आरोप भी उसी पे लगेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुखिया हैं। आज प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया से अगर हट जाता है, दूसरा कोई आ जाता है तो यही सारा नाम उसी का लिया जाएगा, भले ही वो आप हो। एक चीज और, यूजर कोहली हैं हमारे चंडीगढ़ से, ये लिख रहे हैं आप सब कुछ भूल जाएं, बिहार में 2006 में यही लागू हुई थी, ये कानून की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। और आज बिहार के किसान के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं हैं। सीधी से बात है कि एक और बिल ले आओ जिसमें यह लिखा हो एमएसपी पर ही खरीदना होगा, बिना बिल में डाले ये कहना कि एमएसपी बने रहेंगे सबसे बड़ा चुटकुला। ये बात मैंने बिल्कुल ठीक बात है, ये मैं एग्री हूं जिनकी बात से बिल लाया जाए जिसमें एमएसपी क्लियर किया जाए और परसेंटेज फिक्स किया जाए हर साल की। और आज व्यापारी देख लो, कर्मचारी देख लो, कोई भी देख लो, देखो देश का हालात क्या है आज हमारे। आज व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा आज हर तरह से लड़ाई लड़ रहा है। आज ट्रेड टैक्स की हमारे महेंद्र मित्तल जी प्रेसिडेंट है जो भारत के उद्योग व्यापार मंडल के, उन्होंने ट्रेड टैक्स एक नया टैक्स और नगर निगम के अंदर लागू कर दिया, नगर पालिका के अंदर ट्रेड टैक्स लगा दिया, एक टीसीएस टैक्स लगा दिया। अभी तो लोगों को पता ही नहीं कौन से टैक्स। ये वन देश वन टैक्स की बात करते हैं और नए नए टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। कोरोना काल के अंदर टीसीएस लागू कर दिया, ट्रेड टैक्स लागू कर दिया कोरोना काल के अंदर। जी। हमारे चिराग जी लिख रहे हैं आपको रिया और कंगना जी दिख रहे हैं, अनिल विज जी से पूछ रहे हैं, और किसानों पर लाठी चलती हुई नहीं नजर आई, ये क्या सारी बातें हैं इस तरह का। रीना जी अब लिख रही हैं मेरा अन्नदाता मेरा गर्व, मेरा देश का किसान मेरा भगवान, मेरा धर्म मेरा किसान और मैं कट्टर हूं और अपने धर्म के लिए। बहुत अच्छी बात है, धर्म के लिए कट्टर होना भी चाहिए। जैसे धर्म के लिए कट्टर हो, धर्म के साथ देश भी आता है, हमें देश के लिए भी कट्टर होना पड़ेगा। और अन्नदाता का जिसके साथ भी बेइंसाफी हो, अगर आप अपने धर्म को मानती हो, बहुत बड़ी बात है, दोनों आप मेरे साथ बैठे हो, अगर जो धर्म को मानता है वो तो जल्दी जल्दी कट्टर होता ही नहीं। मैं कुछ मेरी बहन और जो धर्म को मानता है वो जिसके साथ अन्याय होता हो उसके साथ खड़ा हो जाता है। अगर धर्म को आप मानते हो, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए। धर्मी लोग तो हमेशा धर्म की बात करते हैं और कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते। जी, मैं रीना बहन जी से एक बात कहना चाहूंगा कि बहन जी कट्टर आप धर्म के प्रति हैं, बहुत अच्छी बात है। कट्टर आज किसान जिसका हम अन्न खाते हैं, पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं, आप वो पूरी रात उसके बच्चे पूरी रात खेतों में सांपों की सिरियों के ऊपर पैर रख रख के चलते हैं जी। वो हमारा अन्नदाता आज अगर सड़कों पे मर रहा है, आज वो लाठियां खा रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? इसका है कोई जवाब आपके पास? क्या सरकार हमारे इन अन्नदाताओं के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती? आज अगर वो उनको पूरा खर्चा भी नहीं मिलता, जितना उनका खर्चा होता है खेती बाड़ी करने पे, उनका पैसा भी पूरा नहीं होता, उनकी लागत भी पूरी नहीं होती फसल के ऊपर। बात तो सारी ठीक है जी, ले दे के जितनी मर्जी हम बहस कर ले, एक ही पॉइंट पे आ जाती है, सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार कहती है कि हम एमएसपी लागू रखेंगे, मंडियों को नहीं तोड़ेंगे, तो क्यों नहीं कानून बना दिया जाता? और जो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक कानून 3 कानून आप ले आए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, पूरे देश में कोरोना चल रहा है और जब ये कानून लेके आए जून में तो लॉकडाउन की स्थिति थी, अनलॉक भी नहीं हुआ था। तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि जनता तो सारी अपने घरों में घुसी हुई है और आपको अभी ये तीनों अध्यादेश लागू करने हैं।
आपको मैं बताऊं, कानून दो तरीके से बनता है जी। एक तो विधानसभा या संसद जी। इसमें पास करा के बनता है जी। या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको अध्यादेश के रूप में 6 महीने के लिए लागू कर सकते हैं जी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ऐसी देश और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी आपात स्थिति पैदा हो गई थी कि आपको जून में ही 6 महीने के लिए राष्ट्रपति से अध्यादेश पारित करवाना पड़ा? उस वक्त पूरे देश के व्यक्ति, पूरे देश के नागरिक घरों में बंद थे और आपके दिमाग में क्या खोजबीन चल रही थी? व्यापारियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उनके लिए कैसे कानून बनाया जाए। बहुत शर्म की बात है कि आप किसानों के हित में न सोचकर व्यापारियों के हित में ये तीनों अध्यादेश लेके आ गए। इन तीनों अध्यादेश के साथ एक अध्यादेश और ले आओ जिससे किसान हमारे खुश आ जाए। मेरे भाई ओंकार जी से एक बात कहना चाहूंगा, व्यापारी जो 99% मैं उन व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे व्यापारी का यहां पे मतलब है। नहीं, सिंगल जी, मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं। व्यापारियों में चंद व्यापारी जो इन्होंने इनके खास हैं, जो इनको इलेक्शन लड़वाते हैं, इलेक्शन में चंदा देते हैं, ये सब उनके लिए किया जा रहा है। सिंगल जी, मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं व्यापारी नहीं तो किसान के साथ खड़ा। मैं उन व्यापारियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो अंबानी अडानी बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं। मैं आम व्यापारी तो वो हमारे भाई हैं, जैसे हम रोटी कमा रहे, मैं भी तो व्यापारी हूं। बिल्कुल, छोटे छोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि चंद उद्योगपति, चंद उद्योग गृहानों को यह फायदा पहुंचाने के लिए अगर 3 अध्यादेश लेके आए तो एक अध्यादेश किसान को फायदा पहुंचाने के लिए ले आओ जिसमें एमएसपी और किसी मंडियों का जिक्र हो और जिसमें अदालती कार्रवाई को बैन ना किया। इनकी सुनिए क्या छोटे व्यापारी को तो इन्होंने जगह जगह रैलियों में संबोधन किया कि ये जो व्यापारी हैं ये चोर है, ये आरती है जो। हाँ, ये आरती को भी आज बिचौलियों का नाम दे रहे, दलाल का नाम ले रहे हैं। पेवा में खट्टर साहब ने बोला कि आरती दीमक से भी बुरे हैं। इनको ये प्रधानमंत्री ने कल परसों ट्वीट किया, बिचौलिए शब्द। देखिए इनकी परिभाषा देखिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बेनती करना चाहता हूं, कम से कम आप प्रधानमंत्री हैं देश के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपकी गरिमा और आपके संस्कार, आप कम से कम शब्दावली का हमारे व्यापारी भाइयों के लिए ढंग से प्रयोग करें। मेरी चलिए, बहुत बढ़िया। मैं उसी एक बात कहना चाहूंगा। एक मिनट आपसे, आपके पास मैं आता हूं। हमारे बहुत से श्रोता चंडीगढ़ से, लुधियाना से, हमारे चिराग कंबोज हैं, हमारी गुरमीत कौर अबरोल लिख रही हैं, हम सबको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, ये समय ऐसा है। और हमारे अमित शर्मा जी हैं, साधु सिंह जी हैं, हमारे मोहित मित्तल जी हैं, जय जवान जय किसान लिख रहे हैं, हमारे रोपड़ से हैं ये कई हमारे श्रोता। मैं फिर रीना सिंगला जी का एक और आया है, वो लिख रही हैं, घर के मुखिया को नाम लेकर बताओ कि कौन कौन गलत कर रहा है, तभी उनका पता लगेगा ना। घर के मुखिया को भी बताना पड़ेगा कि उसके किस बच्चे ने गलत काम किया है, तभी मुखिया उसको समझा सकता है या सजा दे सकता है। इससे पहले रीना जी, पहले के मेरे मैं इसका जवाब देना चाहूंगा रीना जी का। इससे पहले के मेरे दोनों एक्सपर्ट जो आज हैं ये बात करें, रीना जी, अगर घर का मुखिया ही ना सुन रहा हो तो दूसरों को वो कैसे क्या समझाएंगे? आगे बात है। रीना जी, मैं कहना चाहूंगा घर का मुखिया 2 आंखों से बिल्कुल ठीक है, दिमाग भी उनका बहुत अच्छा चलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर घर का मुखिया धृतराष्ट्र की तरह होगा जिसकी आंखें नहीं होंगी तो उसको तो बताना पड़ेगा संजय को, उसके लिए एक संजय भी रखना पड़ेगा। उसको संजय को बताना पड़ेगा कि ये ओंकार सिंह ये कर रहा है, वालिया जी ये कर रहे हैं, मित्तल साहब ये कर रहे हैं, सिंगला जी ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और उनकी टीम में बहुत सूझबूझ वाले, उनको देखना चाहिए। अब घर के मुखिया को ये हम ना कोई बताएंगे और हमारे बताए को सुनेगा कौन? आप 1 मिनट में तो हमारे को भी अभी लिखा हुआ आ जाएगा ओंकार सिंह देशद्रोही, 1 मिनट तो आप हमारे को देशद्रोही कह देगा। हमारे कहने से कुछ नहीं बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी काबिल हैं, उनको सब कुछ पता है। वो इतनी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, तो किसान की बात क्यों नहीं करते? एक बार किसान की बात करके देखो। आप कहते हो कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, मैं गारंटी से कहता हूं आप किसान की बात, मन की बात छोड़ दो, किसान की बात करो। भारत विश्व गुरु 100% बनेगा अगर आप किसान की बात करोगे तो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जो उन्होंने मैं रीना जी से कहना चाहूंगा, जब मुखिया की बात आई, भाई कौन कौन कहता है किसको, ये सबको पता है कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री आंखें मूंद के बैठे हैं। आज बीजेपी के अपने ही आप मंत्रियों की बात करें, उन्हीं की नहीं कोई सुनता। 2 ही आदमी हैं जो बात करते हैं देश में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी।
चलिए, आपकी बात रीना जी आपको सीधा कह रही हैं, ओंकार जी आपका नाम लिख के, ओंकार भाई साहब जी, आप तो जज बनकर ऑर्डर पास कर देते हैं जो कि सरकार की नीति और नीयत दिखी नहीं है। देखिए, नीति और नियत दो चीजें अदृश्य होती हैं। जैसे व्यक्ति की भावना नजर नहीं आती, व्यक्ति की इच्छा नजर नहीं आती, व्यक्ति के मन में क्या है वो नजर नहीं, ऐसे नियत और नियत दिखती नहीं है, लेकिन व्यक्ति की कार्य प्रणाली, व्यक्ति के कार्य करने के तरीके से पता लग जाता है इसकी नीति और नियत क्या है। जैसे आपकी जो नीति और नियत मेरे को नजर आ रही है वो प्रधानमंत्री जी को सेव करने की है, तो प्रधानमंत्री जी आपके नहीं है, हमारे भी हैं, हम भी चाहते हैं उनकी दुनिया में इज्जत बने। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं भी उनकी इतनी इज्जत, हो सकता है मैं उनकी आपसे ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन आपकी जो नीति और नियत नजर आ रही है वो हम समझ चुके हैं। या मैं एक बात का जो पीछे रह गई थी, मेरी बेनती है, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने आड़तियों और व्यापारियों को बिचौलिए बताया, तो मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं कि अब किसान से बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे तो क्या तब बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? उनको क्या नाम दिया जाएगा? संत का नाम दिया जाएगा क्या? वो भी तो बिचौलिए होंगे, लेकिन वो बिचौलिए सिर्फ आपके होंगे, आपके उद्योगपतियों के होंगे, आपके चमचों के होंगे, तो उनको नाम दलाल का या उसका नहीं दिया जाएगा। आड़ती जो बेचारा किसान का एटीएम होता है, सुख दुख में किसान के काम आता है, उसको बिचौलिए कहना एक शर्मनाक बात है जो गलत होनी है और नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि हम आपको भी कुछ कहा है रीना जी ने, मैं बाद में करता हूं। हमारे तरसेम अग्निहोत्री जी हैं, वो लिख रहे हैं जब किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है, तो इस देश में खुश कौन है? किसको खुश किया इस सरकार? कोई भी फैसला लेने से पहले किसानों और दुकानदारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसान की फसल से ही आगे सब कुछ चलता है। फैसला लेने से पहले पूरा समझना चाहिए था किसानों को। ये इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने पूछा खुश कौन है, तो छोटा सा जवाब है, खुश एक तो अंध भगत है और कुछ रीना सिंगला जी जैसे जो कार्य करते हैं, जो दिल से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग खुश हैं, बाकी तो सारी दुनिया, सारी जनता। यूजर जी हैं, खैर मैं उनका पढ़ना चाहूंगा जरूर। उन्होंने लिखा है, पीपल हु आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग गवर्नमेंट आर मोर डेंजरस देन कोरोना। यस, बिल्कुल ठीक बोला। देखिए भाई, देखिए ये आपके अपने विचार हैं, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा, मैं इस भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं। कोरोना तो 1, 1.5 या 2% लोगों को चिमड़ रहा है और उनका नुकसान कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो आंखें बंद करके किसी भी नीति का समर्थन करते हैं, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीमक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते। हमारे चंडीगढ़ से एक व्यूअर्स हैं, वो लिख रहे हैं, अंकल जी डू नॉट आर्ग्यू विद अंध भगत, इन्हें कंगना का छज्जा टूटा तो इन्होंने कंगना का छज्जा टूटा तो हड़कंप मचा दिया, और जब पीपली में किसानों की हड्डियां टूटी तब सब के सब ये गायब हो गए। हद हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल ठीक है। इनको किसानों की चिंता नहीं है, इनको कंगना के छज्जे की चिंता थी, कंगना के मकान की चिंता थी, उसके ऑफिस की चिंता थी। हमारे किसान भाई जो अन्नदाता है देश का, उसकी कोई चिंता नहीं है। छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी, जिनका आज बिजनेस खत्म है, दुकानों पे काम नहीं है, खाली बैठे हैं, सैलरियां देनी पड़ रही हैं, उनको खर्चे पड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, धंधा सब चौपट कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, ये कानून पे कानून थोपते हैं, कोई इनको नॉलेज नहीं है, कुछ इनको पता नहीं है, मन मर्जी से कानून थोपे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नए नए कानून बनाते हैं जिसका कोई उचित नहीं। हमारे सुमित अंबाला से लिख रहे हैं, अग्रवाल, सुमित अग्रवाल हैं, रीना जी को कुछ नहीं पता, ये रीना जी भी मोदी भक्त हैं, रीना जी की बात की तरफ ध्यान मत दें। सुमित जी मैं एक बार बताऊं, ये भी देशद्रोही कहलाएंगे। नहीं, हमारे रीना जी हमारे रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, प्रोग्राम देखते हैं, हमने कई बार उनको इनवाइट भी किया। देखिए, हर एक का अपना मत है, अपना विचार है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हम लोकतंत्र कहते हैं। एक तरफ अग्रवाल साहब, आप देखिए, अग्रवाल साहब आप बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारी बहन रीना सिंगला जी बात कर रहे हैं, हमारे बीच सिंगल जी बैठे हैं, ओंकार जी बैठे हैं। इसी को जब सारा गुलदस्ता बनता है तब हिंदुस्तान बनता है, और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जिंदा तब तक है जब तक हम सच्चाई की बात करते रहेंगे, सच को सच कहते रहेंगे और झूठ को रोकेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक देश है। आज देश में जो कुछ चंद लोग
जो ऐसे से लोग देश की पॉलिसियों के ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, तानाशाही रूप धारण करते हैं, इससे हमें लगता है आज मीडिया भी अपना रोल, मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का जो मुख्य मीडिया है, देश का मुख्य मीडिया अपना रोल सही से अदा नहीं कर रहा। इसको कंगना रनौत की ज्यादा चिंता है, रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत की ज्यादा चिंता है। मैं कहता हूं सुशांत राजपूत ने आत्महत्या करी, ये हमारे लिए भी दुख की बात है, लेकिन उसके साथ जो 1 लाख किसान और मजदूर हर साल आत्महत्या करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? हर रोज इतनी आत्महत्याएं होती हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, आपका ध्यान उधर तो नहीं जा रहा। आप 24 घंटे टीवी पर कंगना रनौत, कंगना रनौत। अब कल उसी कंगना रनौत ने, जिसके छज्जा गिरने पर हमारे गृह मंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, अच्छी बात है, उसका छज्जा गिरा, बेचारी गरीब है, उसके पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन इनको पिपली में लाठियां नजर नहीं आई। ये जो चीजें हैं ना, ये तानाशाही रूप। आज मैं एक छोटी सी बात घुमा के लेके जाना चाहूंगा स्कूल के ऊपर। 21 सितंबर से सरकार ने स्कूल लॉकडाउन 4 की प्रक्रिया में स्कूल खोलने के आदेश दे दिए और अपने अभिभावकों से इन्होंने सहमति लेटर मांगा कि आपका बच्चा स्कूल आएगा नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी अभिभावक हैं, बड़ा सोच समझ के अपने बच्चों को स्कूल में भेजना। पढ़ाई से ज्यादा हमें जिंदगी प्यारी है। 1 साल बच्चा फेल भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा हमारे घर सही सलामत तो रहेगा। आज सरकार ने आदेश दे दिए कि 21 तारीख के बाद स्कूल ओपन हो गए। बहुत अच्छी बात है, स्कूल ओपन कराओ। आपने यह भी आदेश दे दिए, तानाशाही आदेश बता रहा हूं, आपने यह भी आदेश दे दिया कि स्कूल के जितने भी टीचर होंगे सबका कोरोना टेस्ट होगा। बहुत अच्छी बात है। आपने कोरोना की फीस भी फिक्स कर दी, 1600 रुपए कोरोना अगर कराना जाएगा कोई बिना सिम्टम के, आपने कोरोना के 1600 रुपए लगा दिए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने 1600 रुपए फीस लगा दी कोरोना टेस्ट की। एक स्कूल में 20 अध्यापक हैं, वो 32,000 रुपए कौन देगी? स्कूल प्रबंधन देगी, टीचर देंगे या आप दोगे? और दूसरा, आज स्कूलों की पोजीशन यह है, स्कूल प्रबंधन कमेटियां भी नुकसान में हैं, उनकी बसें खड़ी हैं, बसों के ड्राइवर की तनख्वाह चल रही है, इंश्योरेंस चल रहा है, एक बस का 60-60 हजार रुपए इंश्योरेंस है। मैं कोई स्कूल चलाने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे को नजर आता है किसी भी भाई की समस्या तो मैं उजागर जरूर करता हूं। इन्होंने कोरोना के दौरान कह दिया कि सारे टीचरों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट फ्री होना चाहिए। दूसरी बात, जब स्कूल खुल जाएंगे हजारों बच्चे स्कूल में आएंगे, अगर उन बच्चों में भी एक बच्चा संक्रमित हुआ तो क्या पूरे स्कूल को संक्रमित नहीं करेगा? चलिए ओंकार जी, इस पे हम बहस रखेंगे। ये मुद्दा खैर आपके जज्बात हैं, जो सच अंदर से निकलता है, इस पे हम बहस रखेंगे। आज की जो हम बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, हमारे कई साथी बहुत कुछ लिख रहे हैं और मैं वो आप तक लेकर आना चाहूँगा कि जब किसान परेशान है, बहुत से साथी लिख रहे हैं। हमारे ये सुमित अग्रवाल जी हैं, सुनील गर्ग हैं, ये लिख रहे हैं बीजेपी को किसी से कुछ नहीं लेना देना, ना किसान से ना दुकानदार से, इनको सिर्फ अपनी चेयर से ही मतलब है। ये हमारे साहिल अग्रवाल जी गर्ग लिख रहे हैं। बहुत ही मान की बात है, अब किसान और दुकानदार आपस में इकट्ठे हो गए हैं। कहते बहुत ही बड़ी बात है, दुकानदार और ये एक बहुत अच्छा शगुन है। बिल्कुल, ये बहुत, देखो जी, जो ये पिछले 6 सालों में भाजपा सरकार कामयाब हुई थी किसानों और व्यापारियों में फूट डालने में। आज वो कहते हैं सुबह को भूला शाम को घर वापस आ गया जी। आज किसान, व्यापारी, दुकानदार, छोटा दुकानदार सब एक मंच पर इकट्ठा हो गए जी। ये बहुत बड़ी बात है और होंगे भी, रहेंगे भी। अब आज के बाद ये इन नेताओं की बहकावे में नहीं आने वाले। हमारे इसके बारे में कहना चाहूंगा, 1 मिनट, हमारे एक और व्यूज हैं, वो लिख रहे हैं, अंकल जी चलो बढ़िया है, जीते रहो बेटा। अंकल जी ऐसे ही डिबेट्स किया करो, बहुत ज़रूरी है इस तरह की प्रोफेशनल बातें सामने लाने के लिए। शुक्रिया कोहली साहब, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। निर्मल सिंह खुब्बर हैं, किसान 10 दिन पहले फूके तो ये इनका पूरा आप लिख दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। तरसेम अग्निहोत्री जी लिख रही हैं, सर मैं एक बात सोशल मीडिया के सभी चैनल मालिकों से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के सभी चैनल पर अम्बाला की जनता को बहुत ही विश्वास है, आप इस विश्वास को टूटने मत देना। हाट को अम्बाला में कुछ भी गलत, अगर अम्बाला में कुछ भी गलत होता हुआ देखें
और उसको अपने चैनल में आगे जरूर लेकर आएं। आओ किसी भी पार्टी या नेता से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी है, अग्निहोत्री बहुत जी, अच्छी बात लिखी है आपने, बहुत बढ़िया बात की मेरे भाई। इस पे जरूर बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे करूं, हमारा भाई सच का दर्पण है, ये दीप एक्सप्रेस न्यूज़ मेरा नहीं, आप लोगों का अपना चैनल है। इसमें ए हो, बी हो, उड़ा हो, ईडी हो, का हो, खा हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई शराब बेचता हो, चाहे कोई, अभी लेटेस्ट आपको मैं पहले न्यूज़ दे दूं कि पुलिस की तीखी आंखें हैं प्रेस के ऊपर भी। अम्बाला की प्रेस, ये भी पुलिस की मैं खुफिया रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आप दोनों भाइयों को और अपने व्यूअर्स को, कि कहते हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कुछ प्रेस वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम मुझे मालूम है, मालूम भी होगा, मैं नहीं बताऊँगा, कि पुलिस की खुफिया तंत्र ये कह रहा है कि ट्रक के अंदर अम्बाला से शराब जाती थी लॉकडाउन में और उसमें प्रेस के लोगों का भी हाथ था, ऐसा मानना है। इंक्वायरी चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हुए तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना हुए तो इस तरह के नाम नहीं उछालने चाहिए, ये भी है। और हमारा तो सत्य का दर्पण है, हम तो अभी दो पत्रकारों की आपस में कोई खींचातानी हुई, हमने तो उसकी भी बात रखी। अम्बाला में ही क्या, हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की बात होगी। अग्निहोत्री जी आप निश्चिंत रहिए, जब तक जान में जान है हमारे दीप एक्सप्रेस की, हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। अब रीना जी फिर लिख रही हैं, बताकर देखो तो सही मुखिया को, जब तक आप सारा दोष पिता को ही देते रहोगे कोई हल नहीं निकलेगा। एक बाप सब बच्चों को एक जैसी ही निगाह से देखता है, ये इनका कहना है। रीना जी मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारी तो सीधी नहीं है, आपको सीधी पैचअप है, आप सीधे बता दीजिए उनको। हमारे जैसों की छोटी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, आपकी बहुत चलती है। आप अपने मुखिया को बताइए कि ये आप में कमियां हैं और हमें खुशी होगी आपके बताने के बाद अगर वो अपनी कमियां दूर करेंगे। आगे और लिख रही हैं रीना जी, ये कह रही हैं कंगना का छज्जा गिरने पर हरियाणा के गृह मंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। आप उनको बता दीजिए कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। अंबाला की बहुत सी कंगना, क्या बात है, रौनक है, बहुत अच्छा लिख रही है। इससे हम 100% मैं आपसे सहमत, इसी के तो हम आपके कायल हैं। रीना जी आप बीच में ऐसा तीर मार देते हो कि आपका कायल होना पड़ता है। आप लिख रहे हैं कंगना का छज्जा गिरने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। अंबाला की बहुत सी कंगना रौनक हैं जो बहुत परेशान है, बहुत परेशान और कहीं आत्महत्या कर रही हैं। इसके बारे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात की रीना जी आपने, कि हमें इतनी दूर की बात, ये मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं इनकी आदत है कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे सवेरे इनकी जो चेहरा है ना वो अखबारों में छपे। यही एक कारण है जिसकी वजह से उल्टे बयान देते हैं। इनको कंगना नजर आ रही है, अंबाला क्या पूरे हरियाणा में हजारों ऐसी कंगना रनौत हैं जो रोजी रोटी से महताज हैं और उनमें से बहुत सी आत्महत्या भी करती हैं। अगर हम उनकी समस्या की तरफ देखेंगे तो हमारा लोकतंत्र और हमारा देश प्रदेश ज्यादा सुखी होगा, ज्यादा खुशहाल होगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसान और व्यापारी के ऊपर जो एक गठजोड़ हुआ है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का सूचक है और हमारे संस्कार को दिखाता है। हम अपने दुख से कई बार इतने दुखी नहीं होते, जब कोई दूसरा दुखी होता है तो हम उसके दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। किसान भाइयों को जब नजर आया कि हमारे आड़ती भाई, क्योंकि आड़ती और किसान का नाखून और मांस का रिश्ता है, किसान भाइयों को जब नजर आया कि इससे आड़त व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो किसान भाई आड़ती के साथ भी आ गए। ये हमारा एक बहुत अच्छी प्रणाली का सूचक है। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक सुमित अग्रवाल अंबाला से हैं, वो आप दोनों से ही कह रहे हैं, कहते वैसे आप गुस्सा ना करना। नहीं भाई, ना ये गुस्सा करेंगे ना मैं करूंगा, जिसको भी आपने लिखा है वैसे आप गुस्सा ना करना। किसान भाई अपने साथ भैये लेकर आए थे, भैये, पुलिस ने भैयों को ही कूटा है। नहीं सुमित, किसानों को नहीं कूटा। सुमित जी यहाँ शायद आप मेरे ख्याल गलत है। हमारे भाइयों के सिर फूटे, किसान भाइयों के सिर फूटे, आरती भाइयों के सिर फूटे। हमारे राम अवतार जी उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं उनके चोटें आई, भैयों के चोटें नहीं आई। कोई किसानों के चोटें आई, आरतियों के चोटें आई, उनके सिर फूटे। ये मत कहो। अभी आप भी एक व्यापारी हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसान आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। भैया भी, अगर भैयों के भी चोट आई, हमारे वो भी हमारे भैया भी तो खेती वाली आए होंगे, जो खेती बाड़ी में लगेंगे वही आए होंगे। और छोटी खेती छोड़ के हमारे लिए तैयारी करते हैं। इनको एक चीज बताऊं, जो लाठीचार्ज हुआ मोहित जी, वो उसके अंदर पीपली में एक 80 साल के बुजुर्ग हैं जो शाहबाद के पास जिनका गांव है,
उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ, उनके पांव की 4 हड्डियां टूटी, 4 हड्डियां, और उनको दुष्यंत चौटाला जी ने अपना दूत भेजा, उनको मिलके आया, उनसे माफी मांगी और 50,000 रुपए का चेक उन किसान भाई को, हमारे बुजुर्ग को देकर आए। आप ऐसा ना कीजिए कि अगर भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भैया? भैया भी तो किसानी है, भैया अगर किसानी का काम कर रहे हैं वो भी किसान है। चलो आगे हमारे रीना जी लिख रही हैं, चलो आज 1600 रुपए देकर, ओंकार जी कहते चलो आज 1600 रुपए देकर कोरोना टेस्ट करवा भी लिए, पर क्या गारंटी है कि 2 दिन के बाद उस टीचर को कोरोना नहीं होगा? यही तो मैं मुद्दा उठा रहा हूं। आप मेरे से ही पूछ रहे हो, मैं तो सरकार से पूछ रहा हूं कि आप हजारों बच्चों को स्कूल में बुला रहे हो, उनका कोरोना टेस्ट करो, और यही मैं कह रहा हूं आज कोई नेगेटिव या कल पॉजिटिव हो सकता है। मेरी भी तो यही बात है। मैं भी आपसे, आप मेरे से पूछ रहे हो, मेरे से पूछे, मेरे पास कौन सी अथॉरिटी है आज? आप यही क्वेश्चन अगर अपने स्वास्थ्य मंत्री से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे मोहित मित्तल जी लिख रहे हैं, मोहित मित्तल मोन्टू जी कहते हैं सही गलत की चेयर की जो बात की थी उसका मतलब मेरा सभी पार्टियों से है, अकेली भाजपा से नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, कि ये हमाम में सब नंगे हैं। मैं माफ करना, आपने बिल्कुल ठीक कहा मोन्टू जी कि ये चेयर है ही ऐसी। एक हमारे निर्मल सिंह खुब्बर हैं, ये लिख रहे हैं किसान साल में 10 दिन पराली फूकता है, उसे प्रदूषण होता है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां 24 घंटे धुआं छोड़ती हैं, उससे प्रदूषण नहीं। मैं अपने भाई निर्मल सिंह खुब्बर से बिल्कुल सहमत हूं। जब ये किसान अपनी फसल निकालता है उसमें से फाने निकलते हैं, तो उन फानों का सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, या तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए कि उस कृषि अवशेषों का किसान क्या करे। अगर वो कृषि अवशेष किसान अपने पास ही रखेगा तो वो जमीन पे खेती कहां करेगा? आप उनको जलाने के लिए किसान पे जुर्माना लगाते हो, उसका चालान करते हो, लेकिन आप ये भी तो बताए अगर वो ना जलाए और ना ऐसा करे तो क्या करे? आप उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्यों नहीं करते? आप ऐसी मशीनें क्यों नहीं प्रोवाइड करते जो विदेशों में है, जिससे हमारे कृषि अवशेषों से कागज बनता है? इससे देश को कागज भी मिलेगा, कागज के रेट भी कम आएंगे, और हमारे कृषि भाइयों को पैसा मिलेगा, और बाकी हमारे कर्मचारियों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये व्यवस्था सरकार ही कर सकती है, किसान अपने लेवल पे नहीं कर सकता, क्योंकि एक किसान की जमीन की होल्डिंग 5 से 7 एकड़ है, उसके पास इतने कृषि अवशेष नहीं होते कि वो उसके लिए स्पेशल मशीन लाए। ये मशीनें और ये उद्योग ये सरकार को ही सेटअप करने पड़ेंगे, या बड़े बड़े उद्योगपतियों से सेटअप करवाओ ताकि कृषि अवशेष जलाए ना जाए, उनसे कागज बने या कुछ और बने, या खाद बने या अपशिष्ट बने, जो भी बने। चलिए, ये आपका काम। ये भी बहुत अच्छा इन्होंने कहा। हमारे मोहित मित्तल जी फिर लिख रहे हैं, भाई जितना काम हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज जी ने किया, बता दो किसी ने किया हो अंबाला में। मोहित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काम उन्होंने बहुत किए, और हम तो कहते हैं कि मोहित जी आप किसी दिन हमारे चैनल पे आओ, आप बताइए कि हम तो भाजपा के कई नेताओं को कह चुके हैं, कोई आ जाता है भूला भटका तो अच्छी बात है, हम ये चैनल सभी का मैं एक जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मोहित मित्तल जी नाम इनका, मोहित मित्तल जी बहुत अच्छा कहा। अनिल विज ने जितने काम कराए शायद किसी ने नहीं कराए। 300 करोड़ रुपए शहीद स्मारक पे लगा रहे हैं, 250 करोड़ रुपए स्टेडियम पे लगा रहे हैं, लगभग 45-50 करोड़ रुपए सुभाष पार्क पे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन इनमें से कौन सा काम आज जरूरी है? आज कोरोना की महामारी में हमारे को जरूरी है बेड, हमारे को जरूरी है वेंटिलेटर, हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, हमें जरूरत है कोरोना टेस्ट की। ये भी तो अपने मंत्री जी से पूछिए कि आज अगर वो काम रोक दें, आपने कितने चौक बना दिए, कोई फुटबॉल चौक को फुआरा चौक बना दिया, बनाइए। लेकिन ये मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरी जेब में 10 रुपए हैं और मेरी आवश्यकताएं अधिक हैं और मेरे घर में कोई बंदा बीमार है, तो मैं 10 रुपए से सबसे पहले दवाई खरीदूंगा, मैं उसको बेकार नहीं करूंगा। इस समय देश को, प्रदेश को, हमारे हल्के को जरूरत है कोरोना महामारी से लड़ने की और बेरोजगारी दूर करने। इस वक्त हमें चलिए ऐसा है मोहित जी कि मैं बहुत जल्दी, आपका अपना दीप एक्सप्रेस है, हम इस पे बहस रखेंगे कि अम्बाला छावनी ने क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल इस पे हम आपको इनवाइट करते हैं, आपकी पार्टी का, भाजपा का। मैं अनिल विज जी से आप पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कोई नुमाइंदा भेजिए जो बात रखे। इधर से हम ओंकार जी को बुला लेंगे, जनता सब जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे एक और साथी हैं सुमित अम्बाला से, ये कह रहे हैं कल पेहवा में एक व्यक्ति मिला, उसने बताया कि जंडली में मेरा एक रिश्तेदार रहता है और अवैध शराब बेचता है,
पुलिस उसका साथ देती है। सुमित अम्बाला से लिख रहे हैं कि भाई पुलिस इसका साथ देती है। ये मोहित जी आप सुन लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, और ये अम्बाला का जनरली गांव उनके 5 किलोमीटर भी नहीं पड़ता, और लोग लिख रहे हैं वहाँ पे अवैध शराब बिक रही है और पुलिस उनका साथ दे रही है। इस ओर भी आप कहिए और ध्यान दें। और दूसरी बात, आप तो शराब बेचने की बात कर रहे हो, यहाँ तो एफआईआर में नाम चेंज हो रहे हैं कि शराबी वो नहीं, शराबी वो था, उसने नहीं शराब बेची, उसने शराब बेची, और ये हो रहा है। ट्रकों के ट्रक शराब। देखिए अम्बाला की हिस्ट्री में पहली बार अम्बाला से शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये छोटा मोटी बात थोड़ा है। अम्बाला में शराब बनाने की फैक्ट्री, इलीगल शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये भी एक अम्बाला के इतिहास में एक नाम जुड़ा है। चलिए, हमारी बहन रीना सिंगला जी लिख रही हैं, मेरी कोई पहुंच नहीं है जी, सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। रीना जी, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, आप हमारी बहन हो। जैसे आप सवाल कर रही हैं वैसे हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको जवाब दे रहे हैं, और इसमें दिल को लगाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, दिमाग से सोचने की बात होनी चाहिए। हमारे सुनील लिख रहे हैं, देखिए अनिल विज जी को देश प्रदेश के मुद्दों का ज्ञान है तो वो मुद्दों पर बोलते हैं, तो इसमें गलत क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। जो छज्जा टूटा था बम्बई के अंदर, उस पर उन्होंने बयान दिया, उनको पूरा देश का ज्ञान है, और किसानों के साथ जो हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ, उसका भी उनको ज्ञान है। अच्छी बात है। अनिल विज जी बहुत बड़े नेता हैं और अपने हिसाब से बात करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा अनिल विज जी को ज्ञान नहीं है या बड़े नेता नहीं हैं। अगर बड़े नेता हैं, हरियाणा की जनता ने और ख़ास तौर पर अम्बाला कैंट की जनता ने तभी उनको भारी मतों से जिताया था, और देख भी रही है जनता। हमारे एक यूज़र कोहली जी लिख रहे हैं, सुमित जी आपने तो यह बात कहकर भक्ति का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पता नहीं क्या बात कही होगी उन्हें। निर्मल खुब्बर लिख रहे हैं, सुमित अग्रवाल रहने, ये आपस में उनकी जैसे चार्ट शुरू हो जाती है। चलो, निर्मल सिंह खुब्बर, सुमित भाई, चलिए ये आपस में हैं। मैं उस भाई से यह कहना चाहूँगा कि भाई यह किसी नेता या किसी पार्टी की रैली नहीं थी कि जो भैया, चलिए ये भी आपस की बात है। जब इतना पॉपुलर सी बात हो जाए आपके चैनल के ऊपर, लोग आपस में बहस करने लग जाएं ओमकार जी, और मुझे अच्छा लगा कि हमारा मकसद यही है कि कुछ तो ताली तो बजाओ, कुछ आवाज़ तो आएगी, कुछ आवाज़ तो सुनेंगे। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वजों की बात करें, जो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें थी, उसमें आवाज़ लगाया करते थे, होका लगाया करते थे कि जाग जाओ सुबह हो गई। हमारा भी यही काम है कि आवाज़ लगाने का, होका लगाने का, सच को सच कहने का, झूठ को आपके सामने लेके आने का, सत्य के दर्पण पर बात करने का, कि कम से कम उस पर कोई चर्चा तो आप शुरू करें। और के समय का ध्यान रखते हुए आप 1 मिनट में लास्ट में आप क्या बात रखें? मैं यही केंद्र सरकार से, अपनी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से एक अपील अलग करना चाहूँगा, प्रदेश सरकार से अपील अलग करना चाहूँगा। केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि आपने जहाँ ये 3 बिल पास किए, वहाँ एमएसपी का वर्णन स्पष्ट कर दीजिए, ताकि किसानों का आपस में जो शंका है वो दूर हो जाए। दूसरा, एपीएमसी मंडियों खत्म नहीं होंगी, इसको आप अगर लिखित में दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी, अगर आप कहते हो कि अदालती कार्रवाई से उनको बैन नहीं किया गया, तो आप ये स्पष्ट वर्णन कर दीजिए कि डीसी और एसडीएम के आदेश के बाद किसान अपना अदालती कार्रवाई में अपील और तहरीर का अधिकार उसका एज इट इज बरकरार रहेगा। और हरियाणा सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक लाइन का एक अध्यादेश पास कर दीजिए कि हम हरियाणा में ये अधिनियम तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक केंद्र उसमें ये 3 अमेंडमेंट नहीं करेगा। तो प्रदेश का हर किसान क्या, हर वर्ग आपके साथ है। शुक्रिया। हमारी अंकिता शर्मा, इससे पहले कि मैं लास्ट आप पे आऊँ, ये लिख रही हैं, अम्बाला कैंट में सिविल अस्पताल बहुत अच्छा बना है, उसमें इक्विपमेंट भी बहुत बढ़िया लगाए हैं, लेकिन उसमें स्टाफ की बहुत भारी कमी है। एक और हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उनको एडजस्ट करना चाहिए। इसके बारे में अगर इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ। चलो, आधा मिनट क्योंकि समय है। हाँ जी। हमारा सिविल अस्पताल बहुत अच्छा है जी, और एक खूबसूरती की मिसाल है वो अम्बाला कैंट में जी। बाहर से अगर रात को निकले तो ऐसे लगता है कि कोई 5 स्टार होटल हो जी। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अंदर उसमें इतनी सुविधाएं नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मेरी बात का कोई बुरा ना माने, मैं देना चाहूंगा। नहीं, आपके अपने विचार हैं। हाँ,
मेरे विचार उसका चैनल मैं का देना बोलने चाहूंगा, देना नहीं है, आपके माननीय अपने अनिल विचार। विज जी का जब फ्रैक्चर हुआ जी तो ये अस्पताल इतना बड़ा, वो इसमें अपना एक्सरे कराने के लिए नहीं गए, सी लाल के यहाँ एक्सरे हुआ और उनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में हुआ, जो पंजाब में हरियाणा के किसी अस्पताल के ऊपर उनको विश्वास नहीं था। ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर यही अनिल विज जी इसी अस्पताल में अपना एक्सरे कराते और इसी अस्पताल में अपना इलाज कराते, भले ही डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल वाले आ जाते, तो आम जनता को इस अस्पताल की विश्वसनीयता पे विश्वास होता और आम जनता में एक विश्वास पैदा होता कि हम इस अस्पताल में जाएंगे। एक चीज में मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आपने अपनी अपनी बात रखी, आपके अपने विचार हैं, पब्लिक सब जानती है। मैं बताऊं कि मान लो मेरे चोट लगी, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ, उस वक्त जिसको चोट लगती है या जिसको प्रॉब्लम होती है, ओंकार जी, शायद उसको नहीं पता होता, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कई बार ऐसी पोजीशन हो जाती है, जो उसके सिपा सलार होते हैं ना, मेरी पूरी बात हो लेने दो। जैसे मान लो मेरे सिपा सलार हैं, ये जैसे मुझे अटैक आया, मुझे यहाँ ना लेकर सीधे 40 में ले गए, मैं भी कि कई बार ये होता है कि जो सिपा सलार हैं वही गुड्डी ऊपर चढ़ा देते हैं, वही उसको कई बार हंसी का पात्र बना। मैं तो इतनी बात, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो ये बड़े नेता होते हैं ये पब्लिक के लिए एक आईना होते हैं जी। जो काम ये करते हैं पब्लिक इनका अनुसरण करती है जी। तो इनको तो ऐसे उदाहरण सेट करने चाहिए ताकि पब्लिक इनका अनुसरण करते हुए उस चीज को स्वीकार करे। हमारे चलो उससे पहले कि हम प्रोग्राम अपनी समाप्ति की ओर लास्ट में लेके जाएं, हमारे निर्मल सिंह खुब्बर हैं, मैं भाई को नहीं जानता, बहुत अच्छे हमारे व्यूज़ हैं, समय समय पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी देते हैं और जहाँ धुलाई करनी हो वहाँ धुलाई भी कर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। निर्मल सिंह खुब्बर लिख रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम जरूर रखा कीजिए सर, बहुत अच्छा किया। और निर्मल जी, मैं आपको खुब्बर साहब मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए मैं आज तक आपको नहीं मिला, हमारे व्यूअर्स देश विदेश में प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा मैंने आपके विचार देखे, समय समय पर आप गाइड भी करते हो कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, जो हमारे यहाँ पर व्यूअर्स अपना प्रोग्राम रखते हैं, देते हैं, हमारे एक्सपर्ट आते हैं, जैसे आज आए हुए हैं, तो आप अच्छा उनसे वार्तालाप करते हो। मैं चाहता हूँ कि खुब्बर जी, मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ हो, क्या आप करते हो, अगर आपके पास टाइम हो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, आप अपने विचार भी जरूर रखिए। इसी तरह रीना सिंगला जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। रीना जी मेरी बहन नमस्कार, कम से कम आपको हमारा आपका अपना प्रोग्राम है, आपको अच्छा तो लगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना से अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं, मोदी साहब ने कह दिया है अब कोरोना घटने लगा है, टीवी वालों ने कह दिया है, शायद मोदी जी का मैं माफ़ी मांगूंगा, अब टीवी पे आना शुरू हो गया है कि कोरोना के मरीज बहुत ठीक होने लग गए हैं। ऐसी बात नहीं, आप कभी हमारे स्टूडियो में दोबारा आएँ, आप अपनी बात रखें, आपकी बात, ये स्टूडियो आप लोगों का है, आप भाइयों का है, आप तो हमारे पैनलिस्ट हो, आप आइए अपनी बात रखिए। हमारे मोहित मोन्टू जी हैं, कोरोना को भाजपा ने दी है क्या देश को, ओंकार जी, कोरोना को क्या कहते हैं जी, क्या कोरोना भी भाजपा ने दी है? चलो खैर ये बहस का मुद्दा नहीं है। मोहित मित्तल जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी में होना चाहिए, किसी भी पार्टी में होकर बात करें, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने हमारे चैनल पर आकर अपनी बात रखिए, हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी अच्छी बातें लोग को अच्छा लगेगा, जैसे ओंकार सिंह जी कर रहे हैं, जैसे हमारा सिंगल भाई हमारा कर रहे हैं, अच्छा लगता है। हमारे अंकित जी लिख रहे हैं, वेरी वेल सेड मिस्टर वालिया, थैंक यू। हमारे वेरी नाइस डिबेट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द चैनल। हमारे खुब्बर साहब लिख रहे हैं वेल डन सर, इस तरह के बहुत से हैं, अभी सभी का नाम लेना तो एकदम वो आ जाता है। आप लास्ट में पृथ्वी जी क्या बात करें? मेरी हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से एक प्रार्थना है कि अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है, हमारे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार जिनके ऊपर आज आपने ट्रेड टैक्स, एक नया टैक्स और लादने की काम किया है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक उस ट्रेड टैक्स को वापस ले लीजिए। एक आपने टीसीएस के नाम से एक टैक्स और लगा दिया, कागजी कार्रवाई, सीए का खर्चा, ये खर्चे वो खर्चे, आपने तो टीसीएस 0.075 लगा दिया, लेकिन उसके मेंटेन करने के खर्चे हमें कितने पड़ेंगे, हमारे व्यापारी भाइयों को कितने पड़ेंगे? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे तरह तरह के टैक्स ना व्यापारियों पर लादे जाएं। आज 6 महीने दुकानदारी बंद रहने के कारण व्यापारी सड़क के ऊपर आ गया है। आज उनको अपना परिवार चलाना, रोटी रोजगार, परिवार, बच्चे पालना, पढ़ाई
उनको बहुत मुश्किल हो गया है। और उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि व्यापारियों के ऊपर जो ये ट्रेड टैक्स और TCS का नया फंडा छोड़ा गया है इसको वापस ले लीजिए। थैंक यू। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कि हम अपनी लास्ट बात रखें, हमारे राहुल गुलियानी जी हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया वालिया जी, आज की डिबेट आपकी बहुत बढ़िया थी, गॉड ब्लेस यू। और ये यूथ आइकॉन अम्बाला की तरफ से आप सभी को कहते हैं हमारे भाइयों को मुबारकबाद दें कि आपने बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बहस की। और हमारे और दर्जनों साथी हमारे लगे हुए हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि पुलिस अब ज़्यादा ही निरंकुश है, हिंदी में जो इन्होंने निरंकुश है। चलो भाई, ये तो आपकी बात ठीक है। और भी बहुत हमारे साथी हैं, फिर समय आएगा हम आपकी बात रखेंगे। हमारे 150-200 और मैसेज हैं, सभी का नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने भी आज ये प्रोग्राम देखा हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं समाप्ति से पहले एक बेनती करना चाहूँगा। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका वाली जो धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक उम्दा और जीवित बहस को यहाँ पे अंजाम दिया। इसके साथ ही मैं एक बेनती करना चाहूँगा कि अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर जहाँ हम पैदा हुए हैं जी, जहाँ बहुत सी समस्याएं हैं जी, जैसे बेरोजगारी है, आवारा पशु हैं, उद्योग नहीं है, कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है, और काम तो बहुत हो रहे हैं, चौकों के बड़े बढ़िया फूल बनाए जा रहे हैं, चौक के ऊपर कहीं फुहारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, नारायणगढ़, ये जो हमारे ज़िले के स्टेशन हैं, इनकी मुख्य समस्याओं को लेके आप जो इस स्टेशन के ऊपर जो सही लोग हैं, जिनको इनके बारे में जानकारी है, उनको बिठा के भी अगर ऐसी बहस कराएंगे तो आपका चैनल जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होगा और जनता को जागृति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी सजेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों अपने सिंगल जी, आपको और आपको, आपके ज़रिए मैं अपने व्यूअर्स तक बात रखना चाहूँगा कि अभी हमें शुरू हुए 6 महीने हुए हैं, और आपको जानकर हमारे व्यूअर्स को और आपको खुशी होगी कि 6 महीने में हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे मैसेंजर्स, हमारे जितने भी ये हैं, इसके ऊपर लोग तो कहते हैं ना ये हो गया ये हो गया, हमारे 1 लाख से ऊपर हमारे व्यूअर्स हो चुके हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं। और जो हमने अपने किसानों को, जो हमने अभी अपने किसानों को दिखाया, 1 दिन का प्रोग्राम था जिस दिन 20 तारीख को आपकी भी उसमें शायद बच्चों ने इंटरव्यू, हमारे जो गए थे इन्होंने इंटरव्यू ली, उसके अंदर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 1 दिन के अंदर ही 1,02,218 लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने वो आपका प्रोग्राम देखा है 1 दिन का। लोग तो कहते हैं ये हो गया कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं और काम बोलता है, और उसमें आप सभी भाइयों का हमें सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। जैसे आपने कहा नारायणगढ़ में हमारे अंशुल वालियाँ हैं, वो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे कैंट में भी हम देख रहे हैं कोई अच्छा हमें रिपोर्टर वहाँ भी मिल जाए, हम वहाँ भी शुरू करेंगे। हमारे पानीपत में है, हमारा करनाल में है, हमारा पंचकुला में है, हमारे पटियाला में है, लुधियाना में है, हमारे कई स्टेशन पे हमारे रिपोर्टर, और हमारे व्यूज़ की जानकारी के लिए वो तो देखते ही हैं कि हमने दिन में 4 बुलेटिन शुरू कर रखे हैं। एक सुबह 11 बजे जो अम्बाला व उसके आसपास की खबरें होती हैं, उसके बाद फिर 2 बजे हमारा बुलेटिन दूसरा आता है, हरियाणा की मुख्य खबरें। उसके बाद फिर 4 बजे हमारा प्रोग्राम आता है ताज़ी खबरें अम्बाला के आसपास की, और शाम को 5 बजे हमारा आता है 5 का पंच, जो यूट्यूब पे आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो फेसबुक पे तो जैसे आपने किया डाल दिया वो चीज़ नहीं, बिल्कुल ऑन द ऑथेंटिक चीज़ हम दे रहे हैं। और डेली कोई ना कोई हम अच्छी बहस रखते हैं, जैसे आज रखी है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, डिफरेंट पार्टियों को बुलाकर भी हम बातचीत करते हैं, और आपकी बात, आपका मुद्दा, क्योंकि हमने इसका नाम सच का दर्पण रखा है इस प्रोग्राम का, ये हम लेकर आते हैं। और ओंकार जी, हमने हर रोज़ के प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। नारियों पे हमने विशेष प्रोग्राम शुरू कर रखा है। एक हमने पॉलिटिक्स के ऊपर रूबरू प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसमें कोई भी पॉलिटिशियन आए अपनी बात रखे तो उसको हम रूबरू प्रोग्राम का नाम देते हैं। छूना है आसमान, हमने एक बच्चों का प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके अंदर छोटा बच्चा, स्कूल का या कॉलेज का बच्चा हो, जिसने स्टडी के अंदर, जिसने डांस में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में अच्छा काम किया हो, उसको हाईलाइट हम करते हैं। और एक दूसरा है हमारा सितारे कल के बच्चों का ये प्रोग्राम था। एक लेडीज़ का प्रोग्राम रखा है सिर्फ बहनों का, माताओं के लिए, छूना है आसमान।
उसके अंदर हमारी लेडीज़, कोई प्रिंसिपल है, कोई फौज के अंदर आ गई, कोई किसी भी तरह का जिसने गृहिणी है, कोई अच्छा काम किया है, उसको हम उसके अंदर हाईलाइट करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम हम ऑलरेडी चल भी रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से जैसे हम बैठ के बात करेंगे वो प्रोग्राम भी हम रखेंगे। और आज हम ये प्रोग्राम हमने बहस रखी किसानों पे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप YouTube पे ये दोबारा हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम इसको डालेंगे। और आप इसके बारे आपकी राय आप हमें समय समय पर देते रहें। आप हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें अच्छा लगेगा। आपकी सजेशन हम 24 घंटे आपके जो भेजते हैं हम उस पर गौर करते हैं और अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और हमारे स्टूडियो में जैसा हमारी रवायत रही है, 6वां महीना हो गया कि जो भी हमारे स्टूडियो में पहली बार आकर अच्छी बात, अपने मन की बात तो शायद प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, अपने दिल की बात, अपनी बात रखता है पब्लिक तक आकर और कोई अच्छा सजेशन देता है, हमारे स्टूडियो में पहली बार आकर बात करते हैं, हम दीप एक्सप्रेस की तरफ से उनको सम्मानित करते हैं। आज हमारे महानुभाव हमारे साथ ओंकार सिंह जी जो हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, हम उनको सम्मानित करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए ओंकार जी। इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर सिंगल जो उद्योग, आप दोबारा रिपीट करेंगे? पृथ्वी सिंगल, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा से। हाँ, हरियाणा से। थैंक यू सर, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने ये प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स जरूर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।